So let's get started and today we are going to talk about apoptosis जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग सबको पता है कि apoptosis से क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे apoptosis होता क्या है ना। तो apoptosis को अगर मैं समझाऊं आपको तो apoptosis जो है वो क्या है, वो प्रोग्राम्ड सेल डेथ है। ठीक है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, इसी को हम apoptosis भी बोलते हैं। प्रोग्राम्ड सेल डेथ और apoptosis जो है वो ग्रीक टर्म से आया है जिसका मतलब होता है ड्रॉपिंग ऑफ और एज इन लीव्स ड्रॉपिंग इन द फॉल। ठीक है, तो ये मीनिंग है जो ग्रीक टर्म से लिया गया है एपोप्टोसिस का। तो ये ऑब्वियस एग्जाम में पूछा नहीं जाता बट पता होना चाहिए। एपोप्टोसिस जो होती है वो उसकी नॉर्मल अकरेंस हम देखें, इसमें सीक्वेंस क्या होता है, इट विल लीड टू डेथ ऑफ द सेल। तो बेसिकली ये प्रोग्राम किया हुआ डेथ होता है, इसलिए हम इसको प्रोग्राम्ड सेल डेथ बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सेल जो है जिसकी जरूरत नहीं है हमारी बॉडी को, वो क्या होती है, उसके एक प्रोग्राम वे में डेथ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 10 to the power 10 से लेकर 10 to the power 11 सेल्स इन ह्यूमन बॉडी विल डाई एवरी डे बाय एपोप्टोसिस। ठीक है, तो ये चीज होती है कि एपोप्टोसिस से हर दिन इतनी डेथ होती ही है। एपोप्टोसिस जो है ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ है और इसमें जब हम प्रोग्राम्ड सेल डेथ में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एपोप्टोसिस नॉर्मल सेल्स में भी 10 to the power 10 से लेकर 10 to the power 11 सेल्स जो होती है हमारी ह्यूमन बॉडी में, हर दिन वो उनकी डेथ होती है वाया एपोप्टोसिस। ठीक है, तो टर्म एपोप्टोसिस वाज गिवन बाय, इसको दिया था जॉन केर ने, एंड्रयू वेली ने और क्यूरी ने। तो ये स्कॉटलैंड में सबसे पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था इन द ईयर 1972। तो एपोप्टोसिस जो है ऐसा एक फिनोमिना है जिसमें मेजरली अगर आप देखोगे तो ये फिनोमिना जो है इसकी वजह से क्या होती है कि ये अनरिकॉग्नाइज्ड चला गया। ठीक है, अनरिकॉग्नाइज्ड एपोप्टोसिस जो है वो हमेशा चला जाता था। वाई? बिकॉज ऑब्वियस है सेल की डेथ हो रही है। तो सेल की डेथ ना दो तरीके से हो सकती है, या तो एपोप्टोसिस से होती है, एपोप्टोसिस से होती है, या फिर किससे होती है, नेक्रोसिस से होती है। तो दो तरीके से सेल क्या होते हैं, उनकी डेथ होती है। तो अगर हम दोनों तरीकों को कंपेयर करें तो अभी अगली स्लाइड में मैं उसका कंपैरिजन समझाऊंगी। तो एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस की सेल डेथ जो है वो दोनों अलग अलग तरीके से होती है। इसी वजह से क्या हुआ, साइंटिस्ट कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि ये वाली जो डेथ है यानी एपोप्टोसिस के थ्रू जो डेथ हो रही है वो नेक्रोसिस वाली डेथ से अलग है। तो वो कैसे अलग है वो आगे समझेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं। एपोप्टोसिस को अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन पेपर में आने वाला सवाल है जिसमें पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ एपोप्टोसिस। तो मान लो ये 5-6 जो भी आपको ऑब्वियस से फिनोमिना दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक अगर नहीं है या फिर कुछ गलत या डिफरेंट दिया हुआ है तो आपको समझ आ जाएगा कि एपोप्टोसिस की वजह से नहीं हो रहा है या जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो श्रिंकेज होती है सेल की वॉल्यूम की और इसके न्यूक्लियस की। तो एक नॉर्मल डिसइंटीग्रेशन होता है, मान लो ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो एक डिसइंटीग्रेशन कैसा होता है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, तो नॉर्मली सेल जो है डिसइंटीग्रेट करता है, यहाँ पे वो नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, सेल जो है या फिर जो इनका न्यूक्लियस है वो क्या करता है, सेल का शेप चेंज होगा, न्यूक्लियस का शेप चेंज होगा, श्रिंक करते हैं ये पहले। ठीक है, तो ये तरीका होता है एपोप्टोसिस का। फिर इसमें लॉस होता है एडहेशन टू द नेबरिंग सेल। तो ये जो सेल्स जो अंडर गोइंग एपोप्टोसिस वाले सेल्स होते हैं ये अगल बगल वाले सेल के साथ अडहेयर नहीं कर पाते। तो एडहेरेंस की कैपेसिटी जो होती है वो क्या होती है एपोप्टोसिस में, वो लूज होती है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लेब्स एट द सेल सरफेस। सेल की सरफेस जो होती है उसके ऊपर आपको कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, ऑर्गेनल्स वगैरह जो टूट टूट के बाहर आते हैं, तो इट लुक्स लाइक देयर इज ब्लेबिंग अकरिंग ओवर हियर। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो डिसेक्ट करेंगे, द डिसेक्शन ऑफ द क्रोमेटिन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। अब न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अंदर ऑब्वियस है क्रोमोसोम होगा, तो ये जो क्रोमोसोम है ये क्या करता है, ये डिसइंटीग्रेट करना शुरू करता है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होना शुरू कर देता है। प्लस रैपिड एनगल्फमेंट ऑफ द कॉर्प बाय फैगोसाइटोसिस, बहुत क्रूशियल है ये पॉइंट। जैसे ही सेल अपोप्टोसिस में जाते हैं वैसे ही या तो मैक्रोफाजेज होंगे या फिर अगल बगल के सेल होंगे, नेबरिंग सेल्स होंगे, वो सब मिलके क्या करते हैं, वो बहुत रैपिडली इनका जो भी डिसइंटीग्रेटेड पार्ट होता है ना उसको खाना शुरू कर देते हैं। तो इट्स काइंड ऑफ इट इज सेंडिंग, जो एपोप्टोटिक सेल्स होती हैं उसको हम ये कह सकते हैं कि जो एपोप्टोटिक सेल्स हैं, अपोप्टोटिक सेल्स जो हैं वो क्या करती हैं, ईट मी सिग्नल भेजती हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ईट मी सिग्नल। तो जैसे ही जो सेल्स, द सेल्स व्हेन इट स्टार्ट्स एपोप्टोसिस इट विल सेंड अ काइंड ऑफ सिग्नल व्हिच इज कॉल्ड एज ईट मी सिग्नल, यानी आसपास के सेल्स को पता लग जाएगा कि ये सेल में एपोप्टोसिस हो रहा है।
तो वो क्या करेंगे, वो उसको खाना शुरू कर देंगे, ठीक है। और एपोप्टोटिक सेल्स जो है वो तुरंत ही जैसे जैसे वो डिसइंटीग्रेट करते हैं वैसे वैसे ही वो क्या करते हैं, वो वहां से गायब भी होने लग जाते हैं। उसको वो आसपास के सेल्स क्योंकि उनको एनगल्फ कर लेते हैं, उसके मटेरियल को एनगल्फ कर लेते हैं, इसलिए कुछ भी इनका जो डेड बॉडी है या कोई भी ऐसी चीज इनकी बाहर नहीं पड़ी होती है। इसीलिए कभी साइंटिस्ट को पता ही नहीं चला कि एपोप्टोसिस जैसी भी कोई चीज होती है। उनको लगा हमेशा से नेक्रोसिस ही चलता आ रहा है और सिर्फ नेक्रोसिस ही हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो अगर हम कंपेयर करें एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस को, तो उसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। देखो, नेक्रोसिस इधर लिखा है, एपोप्टोसिस इधर है। एपोप्टोसिस जो होता है उसमें क्या होता है, माइल्ड कन्वोल्यूशन होता है, क्रोमेटिन कॉम्पैक्ट करता है और सिग्रीगेट करता है, और कंडेंसेशन होता है साइटोप्लाज्म का, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, क्रोमेटिन की क्लंपिंग होती है। जो ऑर्गन्स हैं जिनको नेक्रोसिस करना है, यानी नॉर्मल इंजरी हो गई, मान लो चोट लगी है या कुछ हुआ है, तो वैसे केस में भी सेल की डेथ होती है उस प्लेस पे। तो वो जो इंजरी वगैरह की वजह से जो सेल डेथ होगी, वो क्रोमेटिन की क्लंपिंग होगी, स्वोलन ऑर्गेनल्स होंगे, फ्लोकुलेंट माइटोकॉन्ड्रिया होगा। तो ये टोटली डिफरेंट है एपोप्टोटिक सेल से, ठीक है। यहाँ पे आप देखो नॉर्मल डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, नॉर्मल डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, ऑर्गेनल सारी चीजें बाहर बाहर आ रही हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, ब्लेबिंग हो रही है, एपोप्टोटिक बॉडीज बन रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो ब्लेब करते हैं, तो ये जैसे मान लो ये इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो फिर क्या होगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में ये क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ये हर एक स्ट्रक्चर अलग स्ट्रक्चर बना देगा, मतलब इस तरीके से ये एपोप्टोटिक बॉडीज बनाते हुए चलेंगे। अब इनको क्या करेंगे, इनको आसपास के या नेबरिंग सेल्स जो है वो इनको क्या करेंगे, वो इनको एनगल्फ करना शुरू कर देंगे कि भाई इनको जैसे ही पता चलेगा कि यहाँ आसपास कोई एपोप्टोटिक सेल है, ये इसको एनगल्फ करेंगे और इसको बिल्कुल खत्म कर देंगे, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो है ये दिस येलो कलर की सेल जिसको हम फेगोसाइटिक सेल बोल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये एपोप्टोटिक बॉडीज को क्या कर रहे हैं, वो उसको खा जा रहे हैं, जिससे पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कोई और सेल मौजूद भी था। और यहाँ ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप नेक्रोटिक सेल्स को देखोगे तो दे आर गोइंग टू रिलीज देयर इंट्रासेलुलर कंटेंट, इनके सेल में जो भी कंटेंट था सब बाहर आएगा। और वो कंटेंट जब रिलीज होगा तो वो क्या करेगा, वो आसपास के सेल्स में, आसपास के एरिया में इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा। ये एक क्रूशियल और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है नेक्रोटिक और एपोप्टोटिक सेल्स का, कि यहाँ पे फैगोसाइटोसिस जो होती है वो बाद में होती है, पहले इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाता है, लेकिन एपोप्टोटिक सेल्स जो है वो कोई इन्फ्लेमेशन नहीं कॉज करते, इसीलिए कभी पता ही नहीं चलता कि वहां पे सेल्स जो है वो नेचुरली अपोप्टोसिस कर रहे हैं या प्रोग्राम्ड सेल डेथ को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रहता है। तो इसीलिए यहाँ पे एक कंपैरेटिव टेबल दी गई है आपको यहाँ पे, जो आपको बताएगा कि अगर आप साइज के बेसिस पे कंपेयर करोगे तो नेक्रोसिस जो है ये अनकंट्रोल्ड सेल डेथ है, और एपोप्टोसिस जो है ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, या सुसाइड बोलते हैं इसको। तो सेल जो है उसको डेथ कराने की जरूरत क्यों पड़ती है, हम लोगों ने आपको एक चीज बताई थी कि जब बच्चे छोटे होते हैं, जो फीटस स्टेज में, मैमलियन, हम मतलब ह्यूमन की बात कर लेते हैं, तो हमारा हाथ जो होता है उसकी फिंगर्स जो है हमारी इस तरीके से वेब्ड होती है, हमारे हाथ में फिंगर्स सेपरेटेड नहीं होती। तो ये जो हमारे दोनों उंगलियों के बीच में डिफरेंस होता है ना, मतलब ये सभी 5 उंगलियां जो अलग अलग होती हैं, तो वाया द प्रोसेस ऑफ अपोप्टोसिस ही होती है। तो अपोप्टोसिस प्रोसेस की वजह से क्या होता है, फिंगर्स का सेपरेशन होता है, ठीक है। तो ये विद टाइम होता है, शुरू में हमारा क्या होता है, वेब्ड होता है हमारा हाथ भी, ठीक है। तो ये एपोप्टोसिस इन चीजों के लिए जरूरी है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी बॉडी में डेली होती हैं, तो उनके लिए एपोप्टोसिस जरूरी है। अगर एपोप्टोसिस नहीं होगा तो आपको वहां पे देखने को मिलेगा कैंसर, जहां पे अनकंट्रोल्ड फिर सेल की ग्रोथ होती है, जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ देखो सेल की स्वेलिंग होती है इन केस ऑफ नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस में क्या होता है, सेलुलर श्रिंकेज होता है, सेल यहाँ पे स्वेल करता है और इसमें एपोप्टोसिस में श्रिंक करता है। इसमें बहुत सारे आसपास के सेल्स भी अफेक्टेड होते हैं, लेकिन इसमें जिस सेल को प्रोग्राम किया गया है डेथ के लिए, सिर्फ वो ही सेल इफेक्ट होता है, ठीक है। अपटेक की अगर हम बात करें तो सेल का जो कंटेंट है दैट इज गोइंग टू बी इंजेस्टेड बाय द मैक्रोफेजेस। और यहाँ पे क्या होता है, सेल का कंटेंट जो है वो नेबरिंग सेल्स, जो आसपास के जितने भी सेल्स होंगे, दे आर गोइंग टू एनगल्फ देयर कंटेंट्स। सिग्निफिकेंट इन्फ्लेमेशन होता है, यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स नहीं होता है, और ये बहुत क्रूशियल है पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट जरूर याद रखने का है। मेम्ब्रेन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे लॉस ऑफ मेम्ब्रेन इंटेग्रिटी होती है, क्योंकि मेम्ब्रेन जो है वो अलग अलग टूट के अलग हो रहे हैं। यहाँ पे मेम्ब्रेन की जो इंटीग्रिटी है वो मेंटेन रहती है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि जो अगर नेक्रोटिक सेल है तो इसमें जो ये स्ट्रक्चर है 2 डायमेंशनल, आई मीन 2 क्या बोलते हैं, बाइलेयर, तो ये जो लिपिड बाइलेयर है ये क्या हो रहा है, ये बिल्कुल डिस्टॉर्ट हो जाता है, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। और इन केस ऑफ एपोप्टोसिस अगर आप देखोगे तो ये चाहे इस तरीके के बन रहे हैं, लेकिन ये जो बाइलेयर है वो बाइलेयर के ही फॉर्म में है, इसलिए इसकी इंटीग्रिटी मेंटेन्ड है। ब्लेब कर रहे हैं, ब्लेबिंग के बाद ये पार्ट अलग हो गया, लेकिन फिर भी ये क्या है, ये इसमें 2 डायमेंशनल जो 2D लेयर है, मतलब बाइलेयर जो स्ट्रक्चर है इनका, तो वो जो है यहाँ पे मेंटेन रहता है। दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से कि मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी जो होती है वो मेंटेन रहती है। मेम्ब्रेन ऑल्दो ब्लेब आउट होता है,
नॉर्मल जो ओरिजिनल सेल है उससे। सेल की यहाँ पे लाइसिस होगी, ऑब्वियस है, क्योंकि सेल जो है ये सारे अपने कंटेंट को क्या कर रहा है, इसके अंदर जो भी इनका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है उसको बाहर निकाल रहा है। तो उसके बाद क्या होगा, सेल जो है ये बर्स्ट करेगा, टूटेगा, क्योंकि ये सेल ऑलरेडी स्वेल कर चुका है। तो सेल स्वेल करने के बाद ऑब्वियस है बर्स्टिंग करेगा, तो यहाँ पे सेल की लाइसिस होगी। और यहाँ क्या होगा, एपोप्टोसिस में यहाँ पे एपोप्टोटिक बॉडीज बनती है, जो भी हम लोगों ने जस्ट पिछली स्लाइड में यहाँ पे देखा। ये देखो छोटी छोटी एपोप्टोटिक बॉडीज बन के बाहर अलग हो रही है, ठीक है। फिर होता है कि ऑर्गेनल्स में भी सेम चीज होती है, ऑर्गेनल्स भी स्वेल करते हैं, लाइसोसोमल लीकेज होता है, और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये रिलीज करते हैं प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन्स। ये पूरा का पूरा अपोप्टोसिस पाथवे है, अभी आगे पढ़ाऊंगी इसको। तो प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन्स ये रिलीज करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अपोप्टोसिस में माइटोकॉन्ड्रिया का क्या रोल रहता है, अपोप्टोसिस में माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। बहुत सारे तरह के केमिकल्स और फैक्टर्स जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर्ड रहते हैं। इसीलिए जब भी एग्जाम में आए कि विच ऑफ द फॉलोइंग पाथवेज विल इंक्लूड माइटोकॉन्ड्रिया ड्यूरिंग देयर डिसइंटीग्रेशन, तो उसमें ऑब्वियस है आपका हमेशा आंसर अपोप्टोसिस होगा, क्योंकि अपोप्टोसिस भी 2 पाथवेज में होता है, वो भी पढ़ाऊंगी। तो उसमें एक पाथवे जो होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया इज मस्ट, माइटोकॉन्ड्रिया के बिना अपोप्टोसिस होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज रहती है। फिर यहाँ पे रैंडम डिसइंटीग्रेशन होता है डीएनए का, लेकिन इस केस में अपोप्टोसिस में क्या होता है, रैंडम डिसइंटीग्रेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रोमेटिन पहले कंडेंस करता है, फिर उसके बाद नॉन रैंडम डीएनए डिग्रेडेशन होता है, ठीक है। तो क्रोमेटिन पहले कंडेंस करेगा बिफोर अंडरगोइंग अपोप्टोसिस। क्रोमेटिन की पहले कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, उसके बाद ही वो डिसइंटीग्रेट करता है। तो ये एक बहुत क्रूशियल डिफरेंस है अगेन इन द अपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। ये पूछे गए सवाल हैं, प्लीज इन सब चीजों को ढंग से रिवाइज करना। अपोप्टोसिस, कैंसर, ये वो टॉपिक हैं जिसको छोड़ के जाना आप अफोर्ड नहीं कर सकते, इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, ये बहुत ही अच्छा स्लाइड है और इसमें 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। देखो फैगोसाइटोसिस होती है एपोप्टोटिक सेल की, ये हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा कि यहाँ जो सेल्स हैं इनकी क्या होगी, ये जो फैगोसाइटिक सेल्स हैं ये इसको फैगोसाइटोस कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हमें एक इंपॉर्टेंट और क्रूशियल फीचर जानना जरूरी है। देखो नॉर्मल सेल है ये, नॉर्मल सेल में क्या होता है, ये जो आपको यहाँ पे ये इंसेट जो दिखाया जा रहा है उसी का यहाँ पे आप एक्सप्लेन्ड वर्जन देख रहे हो। तो यहाँ इंसेट में क्या दिखाया जा रहा है कि फॉस्फोटिडाइलसिरीन जो होता है, इसको आप भूलना नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि फॉस्फोटिडाइलसिरीन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस किस मायने में ये समझाती हूँ। पहला क्वेश्चन ये आता है कि फॉस्फोटिडाइलसिरीन नॉर्मल सेल में कहाँ प्रेजेंट होता है। लिपिड बाइलेयर है ये देखो, ये लिपिड बाइलेयर है, एक लेयर इस तरफ है और ये टेल है इसका, ये हाइड्रोफोबिक हेड है और ये हाइड्रोफिलिक हेड है और हाइड्रोफोबिक टेल अंदर की तरफ है। तो ये जो है ये हेड है ना, लिपिड बाइलेयर में दोनों साइड हेड होगा और फिर यहाँ पे 2 टेल्स प्रेजेंट होंगी इनकी। तो वही चीज आपको यहाँ देखने को मिल रही है कि ये लिपिड बाइलेयर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड बाइलेयर आपको यहाँ दिखाई जा रही है। इसमें ये देखो, ये जो ब्लू कलर का यहाँ पे दिखाया गया है, इस वाले में क्या है, फॉस्फोटिडाइलसिरीन प्रेजेंट है। तो आपको ये सवाल पूछा जाता है कि फॉस्फोटिडाइलसिरीन नॉर्मल सेल में किधर प्रेजेंट होता है। तो फॉस्फोटिडाइलसिरीन जो है नॉर्मल सेल में, ये नॉर्मल सेल है तो ये इनर लीफलेट पे प्रेजेंट होगा, इनर लीफलेट पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये देखो अंदर की तरफ है ना, इसका ये जो हेड है ये अंदर की तरफ है। अच्छा, जब एपोप्टोसिस के लिए सेल मतलब स्टार्ट करता है एपोप्टोसिस, तो उस वक्त क्या होता है, ये देखो ये फैगोसाइटिक सेल है, ये बाहर वाली सेल है, ये वाली, ठीक है, ये वाली सेल बाहर वाली सेल है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो एपोप्टोसिस के लिए सेल जा रहा है, तो यहाँ पे न्यूक्लियर जो पूरा का पूरा सेल है वो ऑब्वियस है यहाँ पे क्या कर रहा है, ब्लेबिंग फिनोमेना शो कर रहा है। तो ये देखो ये एपोप्टोटिक बॉडी भी बनाई है इसने। इस पॉइंट पे आके क्या होता है, जो फॉस्फोटिडाइलसिरीन है ये बाहर की तरफ आता है। तो देखो फॉस्फोटिडाइलसिरीन पहले यहाँ अंदर की तरफ था, जो कि अब बाहर की तरफ आ गया है। तो जब सेल अपोप्टोसिस करती हैं तो फॉस्फोटिडाइलसिरीन विल फ्लिप फ्रॉम इनसाइड टुवर्ड्स द आउटसाइड। तो यहाँ पे क्या होगा, ये तब आउटर लीफलेट पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, ठीक है। अपोप्टोसिस के समय फॉस्फोटिडाइलसिरीन जो है ये एक तरह का कंपोनेंट है जो प्रेजेंट रहता है लिपिड की बाइलेयर में, ठीक है, हमेशा प्रेजेंट रहेगा। और ये जब प्रेजेंट रहता है तो नॉर्मली क्या होता है, ये इनर लीफलेट पे प्रेजेंट होता है। जैसे ही सेल स्टार्ट करते हैं एपोप्टोसिस, वैसे ही क्या होता है, फॉस्फोटिडाइलसिरीन अंदर की लीफलेट से फ्लिप करके बाहर की तरफ आ जाता है, जो कि आपको इस फिनोमेना यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज दिखाई जा रही है। और यहाँ देखो, यहाँ पे आगे क्या है, फिर यहाँ पे ये रिसेप्टर्स हैं जो अगली सेल के पास प्रेजेंट होंगे। फैगोसाइटिक जो सेल है ना, उनके पास ये रिसेप्टर्स हैं, जो कि यहाँ आपको दिखाई भी दे रहा होगा,
ये छोटे छोटे से यहाँ पे रिसेप्टर बनाए गए हैं, तो इनके पास रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये देखो पहले अंदर क्या था, यहाँ पे ये अंदर की तरफ हेड और इस तरीके से था, अब क्या हुआ है, अब ये वाला हेड जो है बाहर की तरफ आ गया है। याद रहेगा ना ये क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से रिलेटेड एक छोटा सा पॉइंट और यहाँ पे मैं समझाऊंगी। एक डाई होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एनेक्सिन वी, एनेक्सिन वी, ठीक है। एनेक्सिन वी डाई जो होती है प्लस प्रोपीडियम आयोडाइड बोलते हैं हम उसको, प्रोपीडियम आयोडाइड, ठीक है। प्रोपीडियम आयोडाइड जो है ये डेड सेल्स जितने भी होंगे ना, ये नेक्रोटिक सेल्स को बाइंड करेगा, क्योंकि प्रोपीडियम आयोडाइड की जो खासियत है वो यही होती है कि पीआई जो होता है, इसको पीआई भी लिखा रहता है एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर में, ये एज अ पीआई लिखा रहता है। तो जो प्रोपीडियम आयोडाइड या पीआई डाई होता है, ये भी एक डाई है। तो ये क्या करते हैं, इनकी एक खासियत क्या है कि ये सेल के जो डेड, जो सेल ऐसे हैं जिनकी नेक्रोसिस के थ्रू डेथ हुई है, उसमें जाकर के ये बाइंड करते हैं। और एनेक्सिन वी की खासियत होती है कि ये फॉस्फोटिडाइल सीरीन के साथ बाइंड करता है, इसके साथ बाइंड करता है ये, ठीक है। तो इसकी खासियत क्या हो गई आपके एनेक्सिन वी की, कि इट इज गोइंग टू बाइंड विथ फॉस्फोटिडाइल सीरीन के साथ बाइंड करेगा ये, ठीक है। तो इट मींस जो वैसे सेल के साथ एनेक्सिन वी बाइंड करेगा जिनमें एपोप्टोसिस हो रही है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट। तो ये जो दोनों डाई है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम फैक्स के लिए यूज करते हैं, और यहाँ पे सेल साइटोटॉक्सिसिटी ऐसे करते हैं, साइटोटॉक्सिसिटी ऐसे के लिए यूज करते हैं हम ये, ठीक है। या फिर हम अपोप्टोसिस के लिए यूज करते हैं कि सेल्स जिनमें अपोप्टोसिस हो रही है उनको हमें अगर चेक करना है तो हम फैक्स मशीन में ये दोनों डाई के इस्तेमाल करके सेल्स को मिक्स कर देंगे इस डाई के साथ, और फिर हम वहां पे चेक करते हैं कि हमारा रिजल्ट चारों में से कौन से क्वाड्रेंट में सबसे ज्यादा हमारे पास रिजल्ट आए हैं, ठीक है। ये फैक्ट्स अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, तो मैं इसका बहुत सारा फंक्शन आपको भी नहीं समझा सकती, क्योंकि वो एक ऑल टुगेदर एक पूरा चैप्टर है। तो ये चीजें होती हैं, समझ में आया। कम से कम इतनी चीज तो आप जरूर याद रखना कि फैक्ट्स जो है हम सेल साइटोटॉक्सिसिटी ऐसे के लिए यहाँ पे यूज करते हैं। फ्लोरेसेंस असॉर्टेड सेल साइटोमेट्री मतलब बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लोरेसेंस से टैग, फ्लोरेसेंस डाई से टैग करते हैं। तो ये एनेक्सिन वी, पीआई वगैरह जो है फ्लोरेसेंट कंपाउंड होते हैं। तो ये जो है ये, और एक और कंपाउंड यहाँ पे यूज होता है, फिटसी बोलते हैं उसको हम, या फिर डापी यूज करते हैं। तो वो इतना क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछा जाता, पूछा जाने वाला सवाल यही है आपका, एनेक्सिन वी और प्रोपीडियम आयोडाइड। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इसको भूलना नहीं है, इसको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो क्या क्या बताया, नॉर्मल सेल में फॉस्फोटिडाइल सीरीन इनर लीफलेट पे होगा, जैसे ही सेल एपोप्टोसिस करेंगी वो बाहर वाली लीफलेट पे चला जाएगा। बाहर वाली लीफलेट पे जब जाएगा तो फैगोसाइटिक जो सेल होती है, फैगोसाइटिक सेल के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, फैगोसाइटिक सेल के ऊपर प्रेजेंट होता है उनका रिसेप्टर, ठीक है, जो फॉस्फोटिडाइल सीरीन को एक्सेप्ट करेगा, उसको पहचान लेगा कि भाई ये तो सेल जो है ये फैगोसाइटोसिस कर रही है। तो यहाँ जो ये रिसेप्टर प्रेजेंट है उसको वो पहचानते हैं कि फॉस्फोटिडाइल सीरीन आ गया है, यानी सेल एपोप्टोसिस कर रही है, इसको फैगोसाइटोस हमने कर लेना है, ठीक है। तो ये जो है ये इनको फैगोसाइटोस कर लेंगे। अब इसी को स्टडी करने के लिए हम फैक्स का इस्तेमाल करते हैं। फैक्स जो है एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम सेल साइटोटॉक्सिसिटी ऐसे करते हैं टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द नेक्रोटिक सेल एंड एपोप्टोटिक सेल। एपोप्टोटिक सेल जो होंगे वो एनेक्सिन वी के साथ बाइंड करेंगे, क्योंकि एनेक्सिन वी जो है वो फॉस्फोटिडाइल सीरीन के साथ बाइंड करता है, उसको सेंस कर लेता है, ठीक है। तो इतनी बात समझ आ गई होगी आपको। तो अब आपको आगे समझाया जाए कि एपोप्टोसिस को पहली बार आइडेंटिफाई कैसे किया गया। आप लोगों ने कभी ना कभी सी एलिगेंस या सीनोरेप्टाइटिस एलिगेंस का नाम सुना है। सीनोरेप्टाइटिस एलिगेंस जो है एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंटल मॉडल है, क्योंकि ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसकी बॉडी जो होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है जब ये डेवलप कर रहे होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी ट्रांसपेरेंट है वाइल द टाइम दे आर डेवलपिंग, तो यहाँ पे क्या होता है, हम इनको बड़े इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली देखो, हम अगर सी एलिगेंस का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं या सी एलिगेंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो क्या रहा है वो सब चीजें समझते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ पे सी एलिगेंस जो है ये क्या कर रहे हैं, ये सी एलिगेंस को यूज किया गया क्योंकि ये एक नेमेटोड वर्म है। तो नेमेटोड वर्म जो है इसको हमने यूज किया एज एन एक्सपेरिमेंटल मॉडल ऑर्गेनिज्म। इसकी एक और खासियत होती है कि हमको इसका जीनोम पता है, मतलब इसके कितने सेल्स हैं, कितना क्रोमोसोम है, कैसे डिवाइड करता है,
वो सब पता है। प्लस बॉडी क्या है, बॉडी इनकी ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट बॉडी होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है कि आप जो भी डेवलपमेंट उसके अंदर हो रही हो, सेल के अंदर हो रही है, वो आप देख सकते हो इजीली। तो वो जो विजिबिलिटी है उसकी वजह से हम इस एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं। प्लस नंबर ऑफ सेल्स जो है इनके पास बहुत कम है, 1090 नंबर ऑफ सेल्स होते हैं इनमें प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डेवलपमेंट। तो जब इतने से सेल्स यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं तो क्या होता है, उसमें से 131 सेल्स जो होते हैं वो एपोप्टोसिस के थ्रू उनकी डेथ होती है। ठीक है, तो 131 सेल्स जो है एपोप्टोसिस के थ्रू डेथ होगी, तो 1090 माइनस 131 कितना हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो भी होगा, मतलब जितने भी सेल्स यहाँ पे बचते हैं आपके, मेरे मतलब अभी वो उतने ही सेल्स का फिर ये ऑर्गेनिज्म बनेगा इन टोटलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही रहेगा, ये जो कुछ भी चीजें बनेंगी वो इतनी ही बनेंगी। तो इट मींस 1090 सेल्स प्रोड्यूस होते हैं इसकी बॉडी से। तो ये हमें बहुत एक अच्छा मॉडल ऑर्गेनिज्म बना के देता है कि एपोप्टोसिस अगर होगी तो यहाँ पे आधे सेल्स जो है वो हर बार 131 सेल्स आउट ऑफ द 1090 दे आर गोइंग टू डाई। अब वर्म्स जो है इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे हुई कि यहाँ पे एपोप्टोसिस जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है, क्योंकि वहां पे ना एक CED3 जीन को इनकोड किया गया। CED3 जीन जो है ये क्या कर रहा था, इसमें देखा गया कि अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है या एक ऐसा वर्म है जिसमें CED3 नहीं है, ये अगर एब्सेंट है, उस केस में क्या हुआ, उस केस में एपोप्टोसिस हुई ही नहीं। तो वो जो ऑर्गेनिज्म है उसमें एपोप्टोसिस नहीं हुई, वो सेल्स वैसे के वैसे सरवाइव कर गए। तो इसीलिए यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि वर्म्स जो हैं हु आर गोइंग टू कैरी CED3 जीन म्यूटेशन, तो उनमें क्या होगा, उनमें एपोप्टोसिस नहीं होगी। और CED3 जो है ये एक कैस्पेज है, कैस्पेज है C एलिगेंस का। ये सभी ऑर्गेनिज्म में कैस्पेज जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। तो कैस्पेज C एलिगेंस में सिर्फ और सिर्फ एक ही कैस्पेज प्रेजेंट होता है, उसको CED3 बोलते हैं। लेकिन अगर आप मैमल्स में कंपेयर करोगे तो हमारे पास काफी सारे कैस्पेजेस प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ CED3 जीन इन नेमेटोड लेड टू द डिस्कवरी ऑफ अ होमोलोगस फैमिली ऑफ प्रोटीन्स इन फैमिली, जिसको हम आप कैस्पेज बोलते हैं। तो समझ में आया कि CED3 जीन नाम का एक जीन था जिसको आइडेंटिफाई किया गया जो एपोप्टोसिस कॉज कराता है। इन केस ऑफ C एलिगेंस दैट वाज द फर्स्ट जीन टू बी आइडेंटिफाइड। उसके बाद धीरे धीरे फिर मैमेलियन होमोलॉग्स ढूंढे गए, तो उसमें पता लगा कि इनको हम कैस्पेज बोलेंगे। कैस्पेज क्यों बोल रहे हैं ये समझो। कैस्पेज हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे आर हैविंग डिस्टिंक्ट सिस्टीन प्रोटीएजेस। प्रोटीएज का मतलब वो ये एंजाइम है। तो ऐसे प्रोटीएजेस जिसमें सिस्टीन ग्रुप प्रेजेंट होता है, सिस्टीन रेजिड्यू जो है इनकी कैटालिटिक साइट पे प्रेजेंट होता है, और ये क्लीव करता है आफ्टर द एस्पार्टिक एसिड रेजिड्यूज इन देयर सबस्ट्रेट। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन मतलब पूछे गए हैं कि सिस्टीन की क्या ब्यूटी होती है, या जैसे आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं ना, जिसमें ये लिखा होता है कि कैस्पेज है, कैस्पेज में ये प्रोटीएज होता है, ये इसमें सिस्टीन रेजिड्यूज या सिस्टीन कैटालिटिक साइट होती है, प्लस ये एस्पार्टिक एसिड जो होता है वहां पे क्या करेगा, वहां पे ही ये वहां उसके आसपास ही वहां से क्लीवेज शुरू करेगा। प्लस जो कैस्पेजेज है उसके एग्जांपल्स, तो अगर आपको C एलिगेंस का एग्जांपल पूछा जाए कैस्पेज प्रोटीन का, तो आपका क्या होगा, CED3 जीन के थ्रू CED3 प्रोटीन बनाएगा ये। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये एपोप्टोसिस कॉज करने में या ट्रिगर करने में हेल्प करते हैं। तो ये जो है ये सेल डेथ में आपको दिखाई देंगे। अब कैस्पेज के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये एज इट इज पूछा गया है और बहुत बार पूछा गया है। ये बहुत ही ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है C एलिगेंस भी और वर्टिब्रेट्स भी। तो C एलिगेंस में अगर आपको ये वाला पाथवे लिखा गया है कि CED3 9, फिर उसके बाद वो इनहिबिट करता है CED4 को जो कि एक्टिवेट करता है CED3 को, और डेथ होती है, और ये डेथ जो है ये वाया एपोप्टोसिस हो रही है। ठीक है, ये बेसिकली एपोप्टोसिस को ही इंड्यूस कर रहे हैं। तो ये दोनों केस में सेम रहता है। अच्छा, क्वेश्चन एक तो ये तरीका होता है कि पूरा का पूरा आपको पाथवे पूछ दिया जाए कि C एलिगेंस में ये है, ये क्या होगा, कोई एक बीच का जीन गायब कर देंगे, या आपको पूछेंगे C एलिगेंस का करेक्ट पाथवे कौन सा है। ये जो पाथवे बनाया गया है यहाँ पे फर्स्ट वाला, दिस वन, इस पाथवे को मल्टीपल तरीके से लिख देंगे और बताएंगे कि आपको सही पहचानना है कौन सा वाला पाथवे इज करेक्ट। वर्टिब्रेट्स में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा तरीका क्या होता है कि अगर आपसे ये पूछा जाए, देखो यहाँ पे 3 तरह के प्रोटीन्स का नाम दिया गया है, एक रेगुलेटर प्रोटीन होगा, एक अडेप्टर होगा, एक इफेक्टर होगा। रेगुलेटर का काम हो गया रेगुलेट करना, अडेप्टर जो है उस चीज को पूरा अडेप्ट करेंगे, और इफेक्टर जो है वो बेसिकली एग्जीक्यूट करते हैं, इनको एग्जीक्यूशनर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट पूछा जाएगा जिसमें हम बोल सकते हैं कि C एलिगेंस का पाथवे आपको पता होना चाहिए। मतलब CED9 जो है वो इनहिबिट करता है CD4 को, वो रोक के रखता है CD4 प्रोटीन को कि तुम अभी काम मत करो। ठीक है, वो उसको वहां पे वो इनहिबिटरी इफेक्ट है उसका, और वो CD4 जो है इसका एक्टिवेशन वाला इफेक्ट होता है, CED3 जीन को वो एक्टिवेट करता है, वही CED3 जो है यहाँ पे आप कैस्पेज बोलते हैं। तो इफेक्टर्स जो होते हैं मेजरली क्या होते हैं, वो कैस्पेज होते हैं।
तो कैस्पेज का एग्जाम्पल इन केस ऑफ सी एलिगेंस CD3, और यहाँ पे वर्टिब्रेट्स में CD9 जो है वो उसका होमोलॉग है, और यहाँ पे CD3 जो है वो भी कैस्पेज 3 जो है वो भी क्या है, एक इफेक्टर प्रोटीन ही है। ठीक है, क्वेश्चन में दूसरे तरीके से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, CD4 जो सी एलिगेंस में प्रेजेंट है उसका होमोलॉग वर्टिब्रेट में क्या है। FF1 इज द होमोलॉग ऑफ CD4 प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन द सी एलिगेंस। CD9 का होमोलॉग क्या होता है, BCL2। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये आपको एकदम अच्छे तरीके से याद करके जाना है। ठीक है, इसमें से मुझे लगता है कि एक सवाल जरूर आना चाहिए। तो ये बेसिकली यही चीज बता रहा है कि 3 जनरल टाइप के प्रोटीन्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, और ये तीनों जनरल प्रोटीन्स यानी रेगुलेटर, एडेप्टर एंड इफेक्टर, ये तीनों जनरल प्रोटीन्स जो होते हैं क्या होते हैं, ये एक तरीके से कंजर्व प्रोटीन्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये एपोप्टोटिक पाथवे हम यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे होता क्या है, रेगुलेटर मतलब ये जो रेगुलेटर्स हैं आइदर प्रमोट और सप्रेस एपोप्टोसिस, तो वो दोनों काम कर सकते हैं। 2 ऑर्थोलॉग्स जो यहाँ पे हमने देखे हैं CD9 एंड BCL2 है, दे आर गोइंग टू सप्रेस एपोप्टोसिस। तो ये जो है ये मेजरली क्या करते हैं, एपोप्टोसिस को सप्रेस करने का काम करते हैं। 2 ऑर्थोलॉग रेगुलेटर्स जो है ये सप्रेस करते हैं एपोप्टोसिस इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रॉफिक फैक्टर्स। अब वो ट्रॉफिक फैक्टर्स जो अडाप्टर प्रोटीन्स और बाकी उसके अलावा और भी प्रोटीन्स होते हैं, अडाप्टर्स इंटरैक्ट करते हैं रेगुलेटर के साथ भी और इफेक्टर के साथ भी। तो इनका काम जो होता है ये दोनों के साथ इंटरैक्ट करने का काम करते हैं। ये रेगुलेटर के साथ भी इंटरैक्ट करेंगे और इफेक्टर प्रोटीन जो है उनके साथ भी इंटरैक्ट करेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ ट्रॉफिक फैक्टर, यानी रेगुलेटर के साथ जो ट्रॉफिक फैक्टर्स हैं मान लो वो अगर नहीं है, ये सारी चीजें मैं जो अभी आपको बता रही हूँ सिर्फ समझाने के लिए है, आपको पाथवे सिर्फ याद रखना है। ये जो पाथवे आपको पहले ऑलरेडी बता दिया। तो अगर ये ट्रॉफिक फैक्टर यहाँ पे एब्सेंट है, फॉर एग्जाम्पल ट्रॉफिक फैक्टर है नहीं, तो इसके बाद क्या होगा, ये प्रमोट कर देंगे एक्टिवेशन ऑफ इफेक्टर। तो इन द एब्सेंस ऑफ दिस एक्टिवेशन होगा CD3 का। ठीक है, और प्रोटीएजेस जिसको हम कैस्पेज बोलते हैं ये इफेक्टर प्रोटीन्स है, और इनका एक्टिवेशन जो होता है इसकी वजह से ही क्या होते हैं, यहाँ पे आपको एपोप्टोसिस देखने को मिलता है। तो कैस्पेज जो है ये बहुत क्रूशियल है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इफेक्टर जो है यानी एग्जीक्यूशनर्स यहाँ पे कैस्पेज हैं। तो कैस्पेज के बारे में जानना भी उतना ही जरूरी है। तो यहाँ पे देखो एपोप्टोसिस कराने का काम किसका है, कैस्पेज का है। उनका अगर लॉस ऑफ फंक्शन हुआ तो वहां पे आपका एपोप्टोसिस नहीं होगा। सोचने वाली बात है, CD3 में अगर म्यूटेशन हुआ तो एपोप्टोसिस नहीं होगा। अगर कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए CD3 में अगर म्यूटेशन हो गई है तो डेथ होगी नहीं होगी, नहीं होगी। कैस्पेज 9 में म्यूटेशन हो गई, नहीं होगी। कैस्पेज 3 में म्यूटेशन हो गई, नहीं होगी डेथ, क्योंकि ये क्या है, ये सारे इफेक्टिव प्रोटीन्स हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देखो कैस्पेज जो होते हैं ये मल्टीपल तरीके से अपने काम को अंजाम देते हैं। किस तरीके से, जैसे कि ये इनहिबिटर होते हैं डीएनएज एक एंजाइम है उसके इनहिबिटर होते हैं जिसको ICAT बोलते हैं। तो उस तरीके से करके क्या करते हैं, डीएनए फ्रेगमेंटेशन कराते हैं। ये न्यूक्लियर लेमिन्स जो होते हैं उनमें भी क्या करते हैं, ये अगर न्यूक्लियर लेमिन्स के फॉर्म में जब यहाँ जहां पे प्रेजेंट होंगे तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन कराएंगे न्यूक्लियस का। वाई, क्योंकि न्यूक्लियर लेमिन्स क्या होता है, ये अगर सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे आप लोगों को क्या प्रेजेंट होता है, इस जगह पे न्यूक्लियर लेमिन्स प्रेजेंट होता है, और इसी न्यूक्लियर लेमिन्स, इसको लेमिन्स बोलते हैं, न्यूक्लियर लेमिन्स। ये बहुत बार पूछा गया सवाल है कि न्यूक्लियर लेमिन कहाँ प्रेजेंट होता है और इसका क्या काम होता है। तो न्यूक्लियर लेमिन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये जो क्रोमेटिड हमारे सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं ना न्यूक्लियस के अंदर, उसको होल्ड करके रखते हैं, उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करते हैं न्यूक्लियर लेमिन्स इन केस ऑफ नॉर्मल मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पे देखो अगर कैस्पेज जो है ये क्या करेंगे, ये फ्रेगमेंटेशन कराते हैं न्यूक्लियस का, क्योंकि हम लोगों ने बोला ना पहले कंडेंसेशन होगा फिर फ्रेगमेंटेशन होगा। तो कैस्पेज का काम क्या रहता है, वो फ्रेगमेंटेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। साइटोस्केलेटन प्रोटीन जैसे कि एक्टिन, मायोसिन, अल्फा एक्टिनिन, ट्यूबुलिन, वाइमेंटिन, इन सब में क्या करते हैं, ये साइटोस्केलेटल डिसरप्शन कराते हैं, सेल का फ्रेगमेंटेशन कराते हैं और मेम्ब्रेन की ब्लेबिंग कराते हैं। अगर गोल्जी मैट्रिक्स प्रोटीन की हम बात करें तो वहां पे क्या करते हैं, फ्रेगमेंटेशन कॉज करते हैं गोल्जी का। स्क्रैम्बलेज अगेन एक एंजाइम है स्क्रैम्बलेज, वहां पे भी क्या होगा, ट्रांसलोकेशन होगा फॉस्फेटिडाइलसिरीन का सेल सरफेस के ऊपर, तो वहां पे भी एपोप्टोसिस कॉज करेंगे। तो जितने भी कैस्पेज होते हैं दुनिया में वो सारे कैस्पेज जो है वो इनएक्टिव प्रिकर्सर के फॉर्म में बनाए जाते हैं, उसको हम प्रो कैस्पेज बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रो हार्मोन, प्री प्रो हार्मोन, आप लोगों को डिफरेंस पता है प्री प्रो हार्मोन, प्रो हार्मोन और हार्मोन में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्री प्रो हार्मोन, प्रो हार्मोन एंड हार्मोन? कभी सोचा है इसके बारे में? ये सवाल आप बहुत बार पढ़ते भी हो, देखते भी हो। चलो कोई नहीं देखा तो देख लेना, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी, प्री प्रो हार्मोन, प्रो हार्मोन और हार्मोन में क्या डिफरेंस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मतलब एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए ना साइंस के बच्चों आप। तो यहाँ पे देखो अब कैस्पेज आर सिंथेसाइज्ड एज एन इनएक्टिव प्रिकर्सर जिसको हम प्रो कैस्पेज बोलते हैं।
और उसमें मॉडिफिकेशंस होती है, उसके बाद वो कैस्पेज में कन्वर्ट होते हैं, दैट कैन बी कन्वर्टेड टू द एक्टिव फॉर्म। प्रोकैस्पेज जो होगा यानी वो इनएक्टिव फॉर्म है, और वो एक्टिव फॉर्म में कब कन्वर्ट होता है? बाय द प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज कैटलाइज्ड बाय अदर कैस्पेजेस। समझाऊंगी अभी आगे इसका पाथवे। ठीक है, हमारे पास मोर देन 100 सेलुलर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि कैस्पेज प्रोटीन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि एपोप्टोसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहां तक का पॉइंट समझ में आया? कुछ पूछना है? चलिए फिर हम आगे समझते हैं। अब यहाँ पे आगे अब अपने पास क्या है ऑप्शन? आगे हमारे पास है कि कैस्पेज का एक्टिवेशन होता कैसे है ड्यूरिंग एपोप्टोसिस। ये जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो, प्लीज इस स्लाइड मतलब जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, प्लीज इसको आप ढंग से सबको पढ़ के जाना, क्योंकि ये मैंने किसी एक बुक से नहीं उठाया है। इसमें वॉइट एंड वॉइट के भी डायग्राम्स हैं, इसमें कूपर से भी लिया हुआ डायग्राम है, इसमें एल्बर्ट्स का भी डायग्राम है, कार्प से भी लिया गया है कुछ, और कुछ एक आधी टेबल इसमें लॉडेज से भी ली गई है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कोई एक जगह से सारी चीजें पढ़ा दी है। इसको अलग अलग जगह से पढ़ाने का रीजन यही है कि हर बुक में थोड़ा थोड़ा सा पार्ट दिया हुआ है, किसी में सिर्फ पाथवे बताया हुआ है, किसी में सिर्फ कैस्पेज के बारे में बताया हुआ है, तो हम लोगों ने उसको सारा कंपाइल करके आपके लिए लिखा है। तो मेक श्योर आप अच्छे से पढ़ के जाओ, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता एग्जाम में एपोप्टोसिस से रिलेटेड। तो आप अच्छे से ढंग से रिवाइज करके जाना है इसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम, अगर कैस्पेज को अगर हम देखें, बेसिकली अगर हम कैस्पेज की ही बात करें, तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्या हम कहना चाह रहे हैं कि जो कैस्पेज का एक्टिवेशन है वो एपोप्टोसिस के टाइम पे होगा कैसे। ठीक है, वो किस ढंग से ये सारी चीजें होंगी, ये पूरा पाथवे क्या है, हम उसको समझ लेते हैं। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा पाथवे है। यहाँ देखो, यहाँ ना एक इनिशिएटर कैस्पेज होगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था अभी पीछे कि कैस्पेज का जो है यहाँ पे प्रो कैस्पेज के फॉर्म में बनते हैं। और प्रो कैस्पेज जो है यानी कोई भी कैस्पेज जो है ये पहले प्रो कैस्पेज है। इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ पे आपको कैस्पेज बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको मेजरली करना पड़ेगा क्लीवेज, और वो क्या होगी? प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज, प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज। ठीक है, तो ये जो प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज है, इसकी वजह से ये प्रो कैस्पेज जो कि क्या था? इनएक्टिव फॉर्म था, अब ये कैस्पेज जो होगा वो क्या होगा? वो एक एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। उसी को हम बता रहे हैं कि ये कैसे होता है, वो पाथवे क्या है। तो ये पाथवे अगर आप देखोगे तो यहाँ देखो इनिशिएटर कैस्पेज है, कैस्पेज 8 और 9। ठीक है, ये 8 और 9 जो है ये क्या है? ये इनिशिएटर कैस्पेजेस हैं। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है इनिशिएटर कैस्पेज कौन से होते हैं। यहाँ पे देखो इनके पास क्या है, इनके पास दो तरह के डोमेन है, एक है अडेप्टर बाइंडिंग डोमेन और एक है प्रोटीएज डोमेन। दिख रहा है? ब्लू कलर वाला जो है ये अडेप्टर बाइंडिंग डोमेन है, और दिस ग्रीन कलर वाला एंड लाइट ग्रीन एंड डार्क ग्रीन, दीज आर कॉल्ड एज प्रोटीएज डोमेन। और ये लाइट ग्रीन डार्क ग्रीन के बीच में एक आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, जिसको आपने लिखा हुआ है यहाँ पे क्लीवेज साइट, मतलब वो जो लाइट और डार्क के बीच का जो लाइनिंग है वहां पे क्लीवेज हो सकती है। ठीक है, और ये जो है ये पूरा का पूरा इनएक्टिव मोनोमर्स है। ये एक अलग मोनोमर है, ये एक अलग मोनोमर है, दोनों मिल जाएंगे तो डाइमर बनाएंगे ना। तो अभी ये मोनोमर्स हैं, अलग अलग पड़े हुए हैं, इनका कोई लॉजिक नहीं है, इनका कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है यहाँ पे। तो ये जब इनएक्टिव पड़े होते हैं, इनको जैसे ही सिग्नल मिलता है, देखो अपोप्टोटिक सिग्नल आया है यहाँ ऊपर से, अपोप्टोटिक सिग्नल जैसे ही आएगा, और वो सिग्नल जो है ये रेड और ब्लू कलर के प्रोटीन के फॉर्म में आया है। तो ये जो सिग्नल आया एपोप्टोटिक जो अडेप्टर प्रोटीन के साथ, तो ये क्या होगा? यहाँ पे डाइमराइजेशन होगी। ये मोनोमर और ये मोनोमर जो है ये दोनों क्या करेंगे? डाइमर बना लेंगे, आपस में इंटरेक्ट कर जाएंगे। जब डाइमराइजेशन होती है तो उस वक्त क्या होता है? एक्टिवेशन होती है और क्लीवेज होती है, क्योंकि यहाँ पे क्लीवेज साइट है तो क्लीवेज तो होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा? डाइमराइजेशन होगा और उसके बाद एक्टिवेशन होगा। कैसे होगा डाइमराइजेशन? डाइमराइजेशन से जस्ट पहले ये क्या करते हैं, ये अपना जो क्लीवेज साइट है डार्क ग्रीन वाला जो ये साइट था उसको ये कट कर लेंगे, और कट करके यहाँ देखो साइड में यहाँ पे अरेंज कर लेंगे। इसको रीअरेंजमेंट बोलते हैं। डाइमराइजेशन के टाइम पे कैस्पेज में रीअरेंजमेंट भी होता है, और ये जो है ये लार्ज सब यूनिट लाइट कलर एंड डार्क कलर यानी डार्क ग्रीन इज स्मॉल सब यूनिट। अब क्या हुआ, और यहाँ पे ऊपर लग गए यहाँ पे हमारे अडेप्टर प्रोटीन्स अलॉन्ग विद द अडेप्टर बाइंडिंग डोमेन है ना ये, इसीलिए अडेप्टर बाइंडिंग डोमेन है तो अडेप्टर प्रोटीन्स आना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे देखो अडेप्टर बाइंडिंग डोमेन के पास अडेप्टर प्रोटीन आके बाइंड करेगा यहाँ पे, तो अडेप्टर प्रोटीन इन बिटवीन आ गया दोनों अडेप्टर डोमेन के पास। और यहाँ पे नीचे जो है ये क्या हुआ, यहाँ पे लार्ज और स्मॉल सब यूनिट में डिवाइड हो गए, और ये एक्टिव फॉर्म हो गया कैस्पेज का। यानी इनएक्टिव कैस्पेज, कैस्पेज नंबर 8 और 9 का हम जो यहाँ पे देख रहे हैं, इनएक्टिव कैस्पेज उसके पास था प्रोटीएज डोमेन और अडेप्टर बाइंडिंग डोमेन। अडेप्टर बाइंडिंग डोमेन के साथ अडेप्टर बाइंड करेगा, जो कि एपोप्टोटिक सिग्नल के जैसा आया है। वो आते ही जैसे ही बाइंड करेगा, यहाँ इनको एक सिग्नल जाएगा कि तुम अपनी साइड पे क्लीवेज करा लो, तो ये यहाँ पे क्लीवेज कराएंगे और इसको स्मॉल सब यूनिट की तरह यहाँ पे अटैच कर देंगे, और लार्ज सब यूनिट साइड साइड में अटैच हो जाएंगे, और इसको आप एक्टिव कैस्पेज बोलोगे। अब क्या होगा,
यहाँ पे आएंगे एग्जीक्यूशनर कैस्पेज। एग्जाम्पल में क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, बहुत बार पूछा गया सवाल है ये, इनिशिएटर कैस्पेज के एग्जाम्पल और एग्जीक्यूशनर कैस्पेज के एग्जाम्पल। एग्जीक्यूशनर कैस्पेज में 3, 6, 7 और इनिशिएटर में 8, 9। ठीक है, 3, 6, 7 और 8, 9 बहुत ईजी है याद रखना, इसको याद रखना। तो यहाँ पे देखो अब क्या होगा, जैसे ही एग्जीक्यूशनर कैस्पेज आएगा वो क्या करेगा, वो यहाँ पे एक्टिव एग्जीक्यूशनर कैस्पेज जो है उसके पास ये अब एक्टिव कैस्पेज आएगा, जो ये लार्ज स्मॉल सब यूनिट पे बन के आया था, सारा कुछ हुआ था। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, ये एक्टिवेशन करेगा बाय क्लीवेज। अब इसमें भी एक्टिवेशन होगी, ठीक है, एक्टिवेशन होगी बाय क्लीवेज, यानी कि इनिशिएटर कैस्पेज ने पहले खुद को एक्टिवेट किया, अब इसने एग्जीक्यूशनर कैस्पेज को एक्टिवेट किया। अब ये खुद भी एक्टिव हो जाएंगे। अब जब ये एक्टिवेट होंगे तो ये क्या करेंगे, क्लीवेज कॉज करेंगे, क्लीवेज ऑफ मल्टीपल सबस्ट्रेट्स, और ये एपोप्टोसिस कॉज करेंगे। समझ में आया कि कैस्पेज अपने आप में कैसे एक्टिवेट होते हैं? इट इज इजी। सो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। फिर ये एक सवाल है जो एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ये डायरेक्ट डायग्राम पूछा गया था उसमें। देखो यहाँ पे 2 चीजें हैं यहाँ पे ना, एक तो पहली चीज ये है कि ये एक इनएक्टिव कैड है। इनएक्टिव कैड जो है वो आई कैड के साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। और ये क्या है, ये बेसिकली अगर हम जो कैड है वो क्या है, ये एंडोन्यूक्लियस बेसिकली। यहाँ पे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले कहीं पढ़ाया था ना, एक टेबल सी जो बताई थी, इनिबिटर ऑफ डीएनएज। तो ये डीएनएज के इनिबिटर जो होते हैं वो आई कैड होते हैं। तो वैसे ही मान लो यहाँ पे एक इनएक्टिव कैड पड़ा हुआ है और वो आई कैड के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। जब एग्जीक्यूशनर कैस्पेज जो यहाँ तैयार हुआ है, ये दिस एग्जीक्यूशनर कैस्पेज ये तैयार हो चुका है क्योंकि ये एपोप्टोटिक सिग्नल इनको मिल चुका है, तो क्या होगा, वो इनएक्टिव कैड और आई कैड जो होंगे ये अलग अलग हो जाएंगे। जैसे ही एग्जीक्यूशनर कैस्पेज आएगा तो आई कैड जो है वो डिग्रेड हो जाएगा, ये क्लीव हो जाएगा। अब जैसे ही ऐसा होगा तो इनएक्टिव कैड जो है वो एक्टिव कैड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये एक्टिव कैड जो होता है इसका एक ही काम होता है, डीएनए का फ्रेगमेंटेशन कराना। तो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन ये भी आता है कि डीएनए का फ्रेगमेंटेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एपोप्टोसिस कौन करवाता है, तो वो एक्टिव कैड करवाता है। वो पहले जो है ये आई कैड के साथ बंधा हुआ रहता है, इसलिए उसको इनएक्टिव कैड बोलते हैं उस समय पे, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये जो सेकंड डायग्राम है वो क्या बता रहा है कि जब 0 मिनट पे आपने सेल का सैंपल रन किया तो क्या कैसा आपको बैंड दिखा, एक ही जगह पे एक ही थिक बैंड दिखाई दे रहा है। फिर 1 घंटे बाद भी आपको थिक बैंड ही दिखाई दे रहा है, लेकिन 3 घंटे के बाद देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, धीरे 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 इसमें छोटे छोटे पार्ट में ये क्लीव कर रहा है, छोटे छोटे बैंड्स आपको नजर आ रहे हैं। आफ्टर 12 आवर्स देखो ये कितना ज्यादा बैंड थिक हो गया है। तो दिस इज शोइंग कि कैसे जब एपोप्टोसिस होती है तो डीएनए फ्रेगमेंटेशन होता है। जब एपोप्टोसिस होगी तो डीएनए जो है वो फ्रेगमेंट करेगा, जो आपने यहाँ पे देखा ना डीएनए का फ्रेगमेंटेशन होता है, तो वो कौन करवा रहा है, एक्टिव कैड करवा रहा है। तो एक्टिव कैड जब डीएनए का फ्रेगमेंटेशन कराएगा, यानी डीएनए छोटे छोटे अलग अलग साइजेस में डिवाइड हो रहा है, तो जब ये अलग अलग साइजेस में यहाँ पे डिवाइड होता है तो बेसिकली होता क्या है, ये अलग अलग फ्रेगमेंट में आपको नजर आता है। जो सबसे छोटा फ्रेगमेंट होगा, स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट जो है वो सबसे नीचे होगा डीएनए का, ठीक है, और जो लार्जेस्ट फ्रेगमेंट होगा वो टॉप पे होगा। ये जो है ये लार्जेस्ट फ्रेगमेंट है, ठीक है। अच्छा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी डीएनए फ्रेगमेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, और डीएनए लैडर एसे, लैडर एसे, ठीक है। तो इसके दोनों नाम होते हैं। तो ये इस डायग्राम से आपको क्लियर हो गया। ये भी एक पूछा गया क्वेश्चन है, ये एज इट इज डायग्रामेटिकली पूछा जाता है कि इसको डीएनए फ्रेगमेंटेशन ऐसे बोलते हैं, और या फिर डीएनए लैडर ऐसे बोलते हैं, जिसमें क्या होता है 0 मिनट पे पहले एपोप्टोसिस नहीं हुई है, ये कंट्रोल ग्रुप है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ है, यहाँ पे एपोप्टोसिस होनी शुरू हुई है, और 12 घंटे के बाद देखो ये सेल जो है ये क्या हुआ है, ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट में डिवाइड हो गया, मतलब सेल नहीं डीएनए, डीएनए जो है छोटे छोटे फ्रेगमेंट में डिवाइड हो गया है। इसीलिए जो स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट है वो आपको नीचे दिखाई दे रहा है, और जो लार्ज होंगे वो ऊपर की तरफ होंगे। तो ये जो है यही आपका डीएनए फ्रेगमेंटेशन ऐसे है, और ये इसके लिए रिजल्टेंट जो बेसिक प्रोटीन होता है जो काम करता है ये वाला, वो एक्टिव कैड होता है, ठीक है। तो ये था आपका डीएनए का अभी तक का एपोप्टोसिस का बेसिक पाथवे। अब हम समझेंगे एपोप्टोसिस के मेजर जो 2 इंपॉर्टेंट पाथवेज हैं वो क्या होते हैं। एपोप्टोसिस के 2 मेजर पाथवे हैं, एक को हम इंट्रिंसिक बोलते हैं, दूसरे को हम एक्सट्रिंसिक बोलते हैं। इंट्रिंसिक पाथवे जो है यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया उसमें इन्वॉल्व रहेगा, टू मच आस्क्ड क्वेश्चन में से है ये। माइटोकॉन्ड्रिया इज इन्वॉल्व इन इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक में माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत नहीं होती है। माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे कैस्पेज 2 होते हैं, बैक्स आता है यहाँ पे साइटोक्रोम सी के पास, उसको साइटोक्रोम सी FF1 मिलकर के प्रोकैस्पेज से कैस्पेज में कन्वर्ट होते हैं, और ये सारे मिलाकर के एपोप्टोसोम बनाते हैं। ये सिर्फ आपको भी बेसिक समझा रही हूँ, अभी अगले स्लाइड में इसका पूरा कंप्लीट पाथवे समझाऊंगी।
और कैस्पेज नंबर 3 और 7 जो होते हैं वो दोनों पाथवेज में कॉमन होते हैं। कैस्पेज 3 और 7 जो है ये दोनों पाथवेज में कॉमन है। अगेन ये पूछा जाता है सवाल। तो कैस्पेज 2 जो है ये इंट्रिंसिक पाथवे का पिक्यूलियर फीचर हुआ। कैस्पेज 2 वहां पे एक्टिविटी करेगा। FF1 प्रो कैस्पेज 9 कैस्पेज 9, तो इंट्रिंसिक में 2 और 9 जो है स्पेशल कैस्पेज है जो वहां पे प्रेजेंट रहेंगे दो। और यहाँ पे इसके केस में एक्सटेंसिव में कैस्पेज नंबर 8 ये एक्टिव रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो जैसे लीगेंड है, लीगेंड जो है डेथ रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, एडाप्टर मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करेगा, प्रो कैस्पेज को कैस्पेज में कन्वर्ट करेगा, और 3 और 7 जो है वो दोनों में प्रेजेंट रहते हैं। तो ये जो पाथवे है ये कहने में बहुत आसान लग रहा है, इतना आसान होता नहीं है, तो वो अभी समझाती हूँ आगे कि ये सारी चीजें कैसे रहेंगी। अभी तक कोई पूछने वाली चीज है आपके दिमाग में, जो चीज आपको लगता है कि हाँ पूछना चाहते हो, इन केस इफ यू वॉन्ट टू आस्क समथिंग? anything you need to ask? No? Okay. क्लियर है मैम, क्लियर है। ऑल राइट, तो अगर अभी तक आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं तो अभी हमारे पास काफी कुछ है पढ़ने के लिए। एक्चुअली काफी लंबी प्रेजेंटेशन है ये। तो इसमें देखते हैं सेंट्रल रेगुलेटर जो होते हैं एपोप्टोसिस के, वो BCL2 फैमिली के जीन्स होते हैं। ये भी एक सवाल है, पूछा जाता है आपको एपोप्टोसिस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मिले प्लीज उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो सेंट्रल रेगुलेटर एपोप्टोसिस के BCL2 फैमिली के जीन्स होते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट टू अदर ऑन्कोजीन प्रोटीन्स, जितने भी ऑन्कोजीन प्रोटीन्स हैं जैसे कि रैस वगैरह होते हैं जो कि स्टिमुलेट करते हैं सेल प्रोलिफरेशन, BCL2 का काम क्या होता है, ये इनहिबिट करते हैं एपोप्टोसिस को। ठीक है, तो ये एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन होते हैं सॉर्ट ऑफ। मैमेलियन BCL2 फैमिली जो होती है वो क्या करती है, वो रेगुलेट करती है इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ अपटोसिस। तो ये जो BCL2 फैमिली के प्रोटीन्स होंगे ये क्या करेंगे, ये इंट्रिंसिक पाथवे को रेगुलेट करेंगे। अभी जो आपको यहां बताया ना एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे, तो इन दोनों में से ये वाला जो पाथवे है इसको BCL2 फैमिली जो है वो रेगुलेट करती है। ये देखो यहाँ पे लिखा भी गया है। ठीक है, चलो तो यहाँ देखो अब क्या होगा, ये इनका मेन काम क्या होता है, ये साइटोक्रोम सी को कंट्रोल, साइटोक्रोम सी की रिलीज को कंट्रोल करते हैं। उसमें से जो भी चीजें, जो भी कंटेंट्स रिलीज होने हैं, जो भी चीजें रिलीज होनी है उसकी रिलीज को कंट्रोल करेंगे। वही चीज यहाँ पे आपको लिखी गई है, देखो साइटोक्रोम सी। ठीक है, तो ये सारा अभी समझाऊंगी, डायग्राम देखोगे आपको अच्छे से रट भी जाएगा, दिमाग में फीड हो जाएगा ये, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पे। तो क्या होगा, जो इंट्रिंसिक पाथवे होता है एपोप्टोसिस का, दैट इज गोइंग टू बी रिलीज्ड बाय बेसिकली BCL2 फैमिली व्हिच इज गोइंग टू कंट्रोल द रिलीज ऑफ साइटोक्रोम सी और कुछ और इंटरमेम्ब्रेनल जो माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स होते हैं उसको, उसके रेगुलेशन को करते हैं, मतलब उसके कंटेंट को रिलीज होने की चीजों को रेगुलेट करते हैं। तो इसमें दो जीन्स का हम नाम देखते हैं, CED9 एंड BCL2 जो है ये सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी क्योंकि हम लोगों ने ये चीज कहाँ पढ़ी थी अभी, यहाँ पे CED9 जो फंक्शन परफॉर्म करता है वही सेम काम यहाँ पे BCL2 करता है। ठीक है, और CD4 जो करेगा वो FF1 करेगा, CD3 जो करेगा वो कैस्पेज 9 और 3 करेंगे। तो वही चीज हम यहाँ समझ रहे हैं कि वो किस तरीके से होमोलॉग के फॉर्म में काम करते हैं। तो जो काम CED9 कर रहा था वो BCL2 कर रहा है, और रोल ऑफ BCL2 इज एज अ रेगुलेटर ऑफ एपोप्टोसिस वाज फर्स्ट फोकस्ड अटेंशन ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल सर्वाइवल एंड कैंसर डेवलपमेंट। तो जैसे जैसे कैंसर के बारे में हमें पता चला, हमें जैसे जैसे एपोप्टोसिस के बारे में पता चला था, तो इट वाज इजी टू अंडरस्टैंड कि जब सेल्स एपोप्टोसिस नहीं करते हैं तो वो कैंसरस हो जाते हैं मेजरली। ठीक है, तो मैमल्स जो होते हैं दे आर गोइंग टू एनकोड अप्रोक्सीमेटली 20 प्रोटीन्स रिलेटेड टू BCL2, मल्टीपल टाइप के प्रोटीन्स वो रिलीज करते हैं, जिनको हम 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कुछ जो फैमिली मेंबर्स होते हैं BCL2 के, जिसको हम BCL2 इटसेल्फ बोलते हैं, तो वो जो है वो एंटी एपोप्टोटिक रेगुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं, यानी वो प्रोग्राम सेल डेथ को इनहिबिट करेंगे। कुछ फैमिली मेंबर्स जो होते हैं वो प्रो एपोप्टोटिक भी होते हैं, तो हम इसको मेजरली ये नहीं कहते कि ये एग्जैक्टली एंटी एपोप्टोटिक होते हैं, ये कुछ प्रोटीन्स जो होंगे इसमें प्रो एपोप्टोटिक भी होंगे। अभी आगे आपको एग्जांपल्स भी उसके देखने को मिलेंगे। And that is going to induce the caspase activation and promote cell death. Pro-apoptotic effector proteins are the downstream effectors that directly induces apoptosis. Obvious है, अभी समझाऊंगी वो भी। There are 2 groups of these pro-apoptotic proteins: pro-apoptotic regulatory proteins and pro-apoptotic effector proteins. तो 3 प्रोटीन समझ में आए। एक हो गया एंटी एपोप्टोटिक,
और एक हो गया प्रो अपोप्टोटिक रेगुलेटरी और प्रो अपोप्टोटिक इफेक्टर। तो ये 3 ग्रुप में ये मेजरली डिवाइडेड है। कैसे रखेंगे, इस टेबल को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल ये टेबल है। ये आपको हर किताब में देखने को मिलेगा, जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स है सब में है ये। इसमें क्या बताया क्या जा रहा है कि एंटी अपोप्टोटिक जो जीन्स हैं उसके एग्जाम्पल कौन से हैं, ये इन जीन्स के नाम याद रखने हैं आपको, ठीक है। BCL, एक सेकेंड ये इसको इरेज कर दें, BCL-XL, ठीक है, एक तो ये हो गया। फिर यहाँ पे आपके पास प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन है, प्रो अपोप्टोटिक इफेक्टर BCL2 फैमिली के प्रोटीन्स हैं, जिसको बैक्स और बैक बोलते हैं। ये इनके नाम से पूछा जाता है। ये मैच द फॉलोइंग में एज अ नेम, मतलब इतना सिंपल सा सवाल है, बहुत बार पूछा गया है और बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये। तो इसमें देखो यहाँ पे एंटी अपोप्टोटिक BCL2 फैमिली प्रोटीन्स होती हैं, जिसमें कि हम यहाँ पे देखो, और सभी प्रोटीन्स में ये जो दिखाया गया है, ये डोमेन्स दिखाए गए हैं कि इन डोमेन्स में BH3 डोमेन जो है ये सब में प्रेजेंट है। देखो इसमें भी है BH3, इसमें भी है BH3, इसमें भी है, ठीक है। BH3 डोमेन जो है ये सभी BCL2 फैमिली मेंबर्स में है। ये तीनों जो आप देख रहे हो ये BCL2 फैमिली की प्रोटीन्स हैं। तो कौन कौन सी है, एक एंटी अपोप्टोटिक है, दूसरी प्रो अपोप्टोटिक है, और तीसरी जो है एक प्रो अपोप्टोटिक इफेक्टर है, और दूसरी जो है वो प्रो अपोप्टोटिक BH3 ओनली प्रोटीन है। तो तीनों में आपके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और ये सारे एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं। जैसे एंटी अपोप्टोटिक BCL2 BCL-XL है, याद रहेगा BCL2 और BCL-XL। तो जितने भी BCL नाम के प्रोटीन होंगे वो सारे क्या है, वो एंटी अपोप्टोटिक इन नेचर हैं। इसीलिए आपको यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई थी कि BCL2 के जो प्रोटीन्स होंगे वो क्या होते हैं, वो एंटी अपोप्टोटिक होते हैं, ठीक है। ये ऑन्कोजेनिक जैसे यहाँ पे लिखा गया था ना, तो दे आर गोइंग टू इनहिबिट एपोप्टोसिस, तो ये एंटी अपोप्टोटिक होते हैं। तो इसीलिए BCL2 और BCL-XL ये एंटी अपोप्टोटिक है। प्रो अपोप्टोटिक इफेक्टर प्रोटीन्स कौन से होंगे, बैक्स और बैक, और इनमें डोमेन जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो BH1, 2 एंड 3 होता है, 4 नहीं होता। 4 सिर्फ और सिर्फ एंटी अपोप्टोटिक में होता है, और प्रो अपोप्टोटिक जो होंगे उसमें सिर्फ BH3 डोमेन होता है, बाकी कोई डोमेन होता ही नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है ये देखने में लगता है, अगर आपने ये टेबल कभी ना देखी हो तो आपको लगेगा कि यार ये क्या पूछ दिया इन्होंने, क्योंकि आप इसके एग्जाम्पल्स तो अलग अलग टेबल से पढ़ के जाते हो, लेकिन ये जो डोमेन्स हैं ये आप नहीं पढ़ते, क्योंकि आपको इसका आइडिया नहीं रहता कि ये पढ़ के कैसे जाना है, और हम भूल भी जाते हैं क्योंकि हमें कभी बताया नहीं जाता कि इंपॉर्टेंट है टेबल, किस ढंग से क्वेश्चन आएंगे वो हमें पता होना चाहिए। तो अगर एंटी अपोप्टोटिक BCL2 फैमिली या फिर सिर्फ लिखा हो BCL2 और BCL-XL, कौन कौन से डोमेन्स होंगे, BH1, 2, 3 एंड 4। प्रो अपोप्टोटिक इफेक्टर BCL2 फैमिली बैक्स और बैक होते हैं, प्रो अपोप्टोटिक इफेक्टर प्रोटीन्स हैं ये, इसमें होगा BH1, 2 एंड 3। और प्रो अपोप्टोटिक सिर्फ BH3 प्रोटीन्स जो होंगे, बैड, बिम, बिड, पुमा और नॉक्सा। बैड, बिम, बिब, पुमा और नॉक्सा। पुमा नॉक्सा कल भी पढ़ाया था मैंने आपको, जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था, P53 का जब मैं पढ़ा रही थी आपको कैंसर में रोल, तो उस वक्त मैंने आपको पुमा और नॉक्सा पढ़ाया था, ठीक है। तो प्यूमा और नॉक्सा जो है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये इसमें प्यूमा और नॉक्सा में सिर्फ BH3 डोमेन प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो आई होप दिस इज मेकिंग सेंस एंड दिस मच इज क्लियर टू यू, लाइक वेरी मच क्लियर, काइंड ऑफ क्लियर, क्योंकि इसका क्लैरिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी आपको आगे पाथवेज पढ़ने हैं। ओके, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे देखिए एक चीज हम देखने वाले हैं इधर, कि ये जो रेगुलेटरी इंटरेक्शन होता है BCL2 फैमिली मेंबर्स का, वो किस तरीके से होता है, ठीक है। ये सिर्फ आपको समझने के लिए है, आपको एक बार इसका कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपको ये बात समझ आ जाएगी, जो पीछे टेबल पड़ी थी वो समझ आ जाएगा। देखो नॉर्मल सेल जो होता है उसमें क्या होता है, प्रो अपोप्टोटिक रेगुलेटरी प्रोटीन जो होते हैं वहां यहाँ पे इस तरीके से रखे हुए होते हैं, अलग पड़े हुए होते हैं। नॉर्मल सेल्स में प्रो अपोप्टोटिक रेगुलेटरी प्रोटीन जो होते हैं ये क्या है, ये इनएक्टिव फॉर्म है सारा, ठीक है, ये इनएक्टिव फॉर्म होता है। तो यहाँ पे एंटी अपोप्टोटिक रेगुलेटरी प्रोटीन जो होते हैं वो भी इनको रोक करके रखते हैं, वो उसको इनएक्टिव फॉर्म में, क्योंकि इसके साथ बाइंड करके रहते हैं और इसको रोक के रखते हैं। जैसे ही अपोप्टोटिक सिग्नल आएगा, ठीक है, और ये जो है यहाँ पे ये बुक में ना गलत दिया गया, ये वैसे मैंने कूपर से लिया है, ये डायग्राम कूपर की किताब का है, ये हो सकता है पुराना हो। ये प्रो अपोप्टोटिक ना इफेक्टर प्रोटीन होना चाहिए, ये यहाँ पे जो लिखा हुआ था वो बेसिकली गलत है, दिस थिंग रेगुलेटरी लिखा हुआ है ना, ये रेगुलेटरी नहीं होगा, ये जो है ये इफेक्टर प्रोटीन होगा। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, प्रो अपोप्टोटिक रेगुलेटरी प्रोटीन अलग से रखा होता है, इनएक्टिव है, और एंटी अपोप्टोटिक रेगुलेटरी प्रोटीन जो है वो प्रो अपोप्टोटिक इफेक्टर प्रोटीन को रोक के रखता है, वो उसको काम नहीं करने देता। जैसे ही अपोप्टोसिस होगी, सिग्नल आएगा, एक्टिवेशन होगा प्रो अपोप्टोटिक रेगुलेटरी प्रोटीन का, तो ये प्रोटीन पहले एक्टिवेट होगा,
जैसे ही ये अपने आप को एक्टिवेट करेगा, ये क्या करेगा, ऑन द कंट्री ये जाकर के एंटी एपोप्टोटिक जो प्रोटीन था ना रेगुलेटरी वाला, उसको बोलेगा कि भाई अब तुम इसको रिलीज कर दो। तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे ये बेसिकली इसको रिलीज कर देगा, और ये क्या है, ये फिर प्रोएपोप्टोटिक इफेक्टर प्रोटीन के फॉर्म में एक्टिवेट हो जाएगा, और ये यहाँ पे एपोप्टोसिस कॉज कर देगा। तो आई थिंक इन्होंने यहाँ पे इसको इस तरीके से इसलिए रखा है, यहाँ पे प्रोएपोप्टोटिक रेगुलेटरी प्रोटीन लिखा है, क्योंकि ये कहना चाह रहे हैं कि ये शायद रेगुलेट होता है, मॉडिफाई होता है, उसके बाद ये इफेक्टिव प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, बट ऐसा होता नहीं है, ये अलग होते हैं प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये इस ढंग से इसको एक्टिवेट करते हैं और उसके बाद ये प्रोसेस कॉज करता है। तो ये बेसिक सिंपल सा फंडा है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, इस स्लाइड को आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है, ये सिर्फ बताने के लिए है कि नॉर्मल प्रोटीन्स जो होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में पड़े होते हैं, जैसे ही इनको अपोप्टोसिस का सिग्नल मिलता है ये अपनी एक्टिविटी शुरू करते हैं, ये एक्टिवेट होंगे और ये क्या करेंगे, ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन है जब ये एक्टिवेट होगा, ये जाकर के रेगुलेटरी प्रोटीन क्या करेगा, ये जाकर के और इनको एंटी अपोप्टोटिक रेगुलेटरी प्रोटीन को बोलेगा कि भाई तुम इसको खाली कर दो, प्रोअपोप्टोटिक इफेक्टिव प्रोटीन को तुम छोड़ दो। तो जब जैसे ही ये प्रोअपोप्टोटिक इफेक्टिव प्रोटीन इससे अलग होगा, रेगुलेटरी वाले से, एंटी अपोप्टोटिक से, तो ये एपोप्टोसिस कॉज करने में मदद करेगा। तो यही चीज हम यहाँ पे समझ रहे थे। तो बेसिक अब जो पाथवे है, आपको दो पाथवे जो मैंने यहाँ बताया, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, इनसे सवाल जरूर आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल टॉपिक है ये। तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे अगर हम देखें तो देखो दो तरह के पाथवे पढ़ने हैं, बहुत सिंपल सिंपल से पाथवे हैं। इंट्रिंसिक पाथवे की खासियत क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का इन्वॉल्वमेंट, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इन्वॉल्व होगा, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, सेल डेथ सिग्नल जैसे ही आएगा, प्रो अपोप्टोटिक इफेक्टर प्रोटीन्स कौन कौन से हैं, प्रो अपोप्टोटिक इफेक्टर प्रोटीन्स, बैक्स बैक। ठीक है, तो यहां देखो बैक्स और बैक, ठीक है ना, तो ये जो बैक्स और बैक है प्रो अपोप्टोटिक इफेक्टर प्रोटीन्स, ये एक्टिवेट होंगे सेल डेथ जैसे ही सिग्नल पहुंचेगा, ये जाएगा जाके माइटोकॉन्ड्रिया को बोलेगा कि भाई अब प्रोसेस करानी है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या है, यहाँ पे देखो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इनके पास यहाँ पे ये जो आपको इनसेट में पिक्चर दिखाई जा रही है वो ये वाली है, ये इनसेट है, और इसी का आप एक्सटेंडेड वर्जन यहाँ पे देख रहे हो। तो ये जो बैक्स और बैक है वो यहाँ पे देखो वो अपनी एक्टिविटी शुरू करेंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे साइटोक्रोम सी जो है वो वहां पे रिलीज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसके अंदर साइटोक्रोम सी पड़ा हुआ था, दिखाऊं कहाँ पे रखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे, ये आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, यहाँ पे छोटे छोटे से बॉल्स दिख रहे हैं ना, तो ये साइटोक्रोम सी जो है वहां पे पड़ा हुआ था पहले। साइटोक्रोम सी बाहर रिलीज होगा, ये जो एरो है इसी का नेक्स्ट पार्ट है ये, तो ये बेसिकली इसी का, इस डायग्राम का एक्सटेंशन है। ठीक है, तो क्या होगा, बैक्स और बैक के थ्रू, उनकी एक्टिवेशन के थ्रू या एक्टिविटी के थ्रू क्या होगा, यहाँ पे साइटोक्रोम सी जो है वो वहां से रिलीज होना शुरू होगा, और साइटोक्रोम सी जो है वो रिलीज होगा तो वो FF1 के साथ जाके बाइंड करेगा, देखो FF1 के साथ बाइंड कर रहा है, और कैस्पेज 9 इसके बीच में जाकर के अपने आप को अरेंज कर लेगा। तो जब ये पूरा का पूरा कैस्पेज और FF1 कैस्पेज 9 जो कि एक्टिव हो चुका है, एक्टिव कैस्पेज 9 FF1 और साइटोक्रोम सी मिलकर के क्या बनाते हैं, एपोप्टोसोम बनाते हैं। अगेन एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है ये, एपोप्टोसोम बनेगा। एपोप्टोसोम बनने के बाद क्या होगा, ये प्रोकैस्पेज 3 जो था उसको क्या करेंगे, वो क्लीव करेंगे प्रोकैस्पेजेस को, और ये इसको एक्टिवेट करेंगे। अब ये कैस्पेज 3 को एक्टिवेट किया इन्होंने, और यहाँ पे एपोप्टोसिस कॉज करेंगे। इंट्रिंसिक पाथवे बहुत सिंपल पाथवे है, सेल सिग्नल आया, सेल डेथ सिग्नल आया, प्रो अपोप्टोटिक इफेक्टर प्रोटीन बैक्स बैक एक्टिवेट होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को सिग्नल देंगे कि भाई यहाँ पे एपोप्टोसिस करानी है। बैक्स बैक की वजह से क्या होगा, जो साइटोक्रोम सी अंदर पड़ा हुआ था वो बाहर निकलेगा, साइटोक्रोम सी बाहर रिलीज होगा और FF1 प्रोटीन के साथ जाके बाइंड करेगा, और जब ये बाइंड करेगा तब तक कैस्पेज 9 जो है वो भी एक्टिवेट हो चुका होगा। एक्टिवेटेड कैस्पेज 9 प्लस FF1 प्लस साइटोक्रोम सी मिलकर के एपोप्टोसोम बनाते हैं। ये एपोप्टोसोम जो है क्या करते हैं, प्रोकैस्पेज 3 को कैस्पेज में कन्वर्ट करते हैं और एपोप्टोसिस होती है। तो ये जो इंट्रिंसिक पाथवे है, क्या ये सेम नहीं है यहाँ जो आपने पढ़ा था अभी, कि यहाँ पे देखो FF1 जो है वो कैस्पेज 9 को एक्टिवेट करा रहा है, और उसके वजह से क्या हो रहा है, कैस्पेज 3 एक्टिवेट हो रहा है और डेथ हो रही है। सही बोल रहे हैं, यहाँ पे BCL2 भी एक्टिविटी कर रहा था, एग्जैक्टली सेम पाथवे अभी आपने पढ़ा है। यहाँ पे BCL2 के प्रोटीन्स है ये, यहाँ पे फिर कैस्पेज जो है FF1 जो है वो एक्टिवेट हो रहा है, वो कैस्पेज 9 की एक्टिविटी को इंड्यूस कर रहा है, वो प्रो कैस्पेज 3 को 3 कैस्पेज में कन्वर्ट कर रहा है और एपोप्टोसिस कॉज करा रहा है। तो सेम पाथवे है, याद रहेगा, आई थिंक आपको यहाँ से ही याद रहना चाहिए कि ये जो पाथवे आपने पढ़ा था ये बेसिकली इंट्रिंसिक पाथवे का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलो अगर इंट्रिंसिक पाथवे समझ आ गया तो थोड़ा सा एपोप्टोसोम के बारे में भी समझ लो, ये क्योंकि मैंने अभी आपको बोला कि ये एग्जामिनर का फेवरेट सवाल है, तो इसमें से सवाल आने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। FF1 किसको बोलते हैं हम, एपोप्टोटिक प्रोटीएज एक्टिवेटिंग फैक्टर 1। ठीक है, एपोप्टोटिक प्रोटीएज एक्टिवेटिंग फैक्टर 1 एंड कैस्पेज 9 जो कि साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो कैस्पेज 9 जो होता है वो इनएक्टिव रहता है,
तो इसमें इन सब चीजों में आपको क्या समझ में आया कि FF1 और कैस्पेज 9 ये दोनों चीज कहां प्रेजेंट है, साइटोसोल के अंदर, ठीक है, और इनएक्टिव है कैस्पेज 9 जो है ये अभी इनएक्टिव है, ये फंक्शनल नहीं है, ठीक है। एक्टिवेशन जैसे ही होगा बैक्स और बैक के थ्रू, ये जो पीछे यहाँ पे बैक्स और बैक ने एक्टिवेशन कराया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये रिलीज कराएगा साइटोक्रोम सी को टू द साइटोसोल, और साइटोसोल के अंदर ये साइटोक्रोम सी को रिलीज कराएगा। साइटोक्रोम सी कहां प्रेजेंट था, साइटोक्रोम सी कहां प्रेजेंट था, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो जैसे ही बैक्स और बैक आए, बैक्स और बैक आया, इन्होंने क्या किया, बैक्स और बैक ने बोला कि भाई तुम साइटोक्रोम सी तुम जो है क्या करो, तुम निकल के जाओ और साइटोसोल में पहुंच जाओ, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर था, तो यहां से रिलीज होके कहां पहुंच रहा है, साइटोसोल के अंदर। जैसे ही ये साइटोसोल के अंदर जाएगा, जहां पे जाकर के क्या करेगा, FF1 के साथ बाइंड करेगा, तो ये साइटोक्रोम सी निकला यहां से और जाकर के FF1 के साथ बाइंड कर गया। तो जब ये यहाँ पे बाइंडिंग करेगा, जो कि आप यहाँ देख रहे हो, साइटोक्रोम सी आया, जो कि पहले MTC में था, अब कहां आया, ये साइटोसोल के अंदर आया। अब यहाँ पे ये FF1 के साथ बाइंड कर रहा है, देखो ये FF1 प्रोटीन है, इसके साथ ये साइटोक्रोम सी बाइंड कर रहा है। जैसे ही ऐसा होगा, क्या होगा, कैस्पेज 9 जो है वो क्या करेगा, वो अपना मतलब ये जो बाइंडिंग होगी इसकी वजह से एपोप्टोजोम का फॉर्मेशन होगा और कैस्पेज 9 जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब एक्टिवेटेड कैस्पेज 9 खुद को यहाँ पे इतने अच्छे से अरेंज कर लेगा चारों तरफ इनसाइड, तो ये कैस्पेज 9 जो है वो अपने आप को अरेंज करेगा और उसके बाद क्या करेगा, ये फिर फाइनली ये लोग सब मिलकर के सेल डेथ कराएंगे। तो एपोप्टोजोम प्लीज याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये सवाल। लाइकवाइज अब एक्सट्रिंसिक पाथवे समझ लेते हैं। इंट्रिंसिक समझा तो इंट्रिंसिक बहुत इजी था, एक्सट्रिंसिक उससे भी ज्यादा इजी है। देखो क्या होता है यहाँ पे एक्सट्रिंसिक पाथवे में, यहाँ पे देखो एक किलर लिम्फोसाइट होते हैं, इनके पास फास्ट लिगेंड होता है। फास्ट लिगेंड जो है इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखा हुआ है इस वाले इस स्लाइड में, नेक्स्ट वाली स्लाइड में। तो फास्ट लिगेंड जो है ये ट्राइमर है, ठीक है, 3 मर्स के बने हुए होते हैं। वैसे ही अब इनके पास जो एक सेल होगा जिसको डेथ करानी है, जिसकी डेथ होनी है, तो उसके पास फास्ट डेथ रिसेप्टर होता है। इसके पास भी ट्राइमेरिक फास्ट डेथ रिसेप्टर होंगे। ट्राइमेरिक प्रोटीन है, लीगेंड ट्राइमेरिक है, तो रिसेप्टर भी तो ट्राइमेरिक होना चाहिए ना, तभी तो जाके वो बाइंड करेगा उसके साथ। तो ये टारगेट सेल है और ये किलर लिम्फोसाइट है जिसके पास फास्ट लिगेंड है। क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, एक्सटेंसिव पाथवे में किलर लिम्फोसाइट के साथ फास्ट लिगेंड होता है या फास्ट रिसेप्टर होता है, तो इनके पास लिगेंड होगा हमेशा, ठीक है। तो इनके पास लिगेंड है, ये जाएंगे अपने रिसेप्टर ढूंढेंगे। ये टारगेट सेल है, टारगेट सेल के पास इनका रिसेप्टर पड़ा हुआ है जिसको हम फास्ट डेथ रिसेप्टर बोलेंगे। और ये फास्ट डेथ रिसेप्टर जो होता है इसके पास नीचे ना डेथ डोमेन होते हैं, जो रेड रेड कलर के नीचे दिखाई दे रहे हैं, ये डेथ डोमेन है, ठीक है। इनके पास यहाँ पे बेसिकली डेथ डोमेन प्रेजेंट होगा और यहाँ पे FADD एडेप्टर प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये जो डेथ डोमेन प्लस डेथ इफेक्टर डोमेन, ये दोनों डोमेन्स को मिला करके हम इसको क्या बोलते हैं, FADD एडेप्टर प्रोटीन। तो यहाँ पे देखो होगा क्या, और यहाँ नीचे एक और चीज प्रेजेंट होती है इन्हीं सेल्स के पास, डेथ इफेक्टर डोमेन, जिसमें कैस्पेज 9 की एक्टिविटी होगी। ये ना जैसे ही ये आएगा, जो किलर लिम्फोसाइट है फास्ट लिगेंड लेके आएगा, तो ये जैसे ही बाइंडिंग होगी ना, बाइंडिंग होती है सारे एक्टिवेट हो जाएंगे, डिस्क बनाएंगे। डिस्क हम किसको बोलते हैं, डिस्क हम बोलते हैं डेथ इंड्यूसिंग सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स को, ठीक है, इसलिए हम इसको डिस्क बोलते हैं। तो क्या होगा, जैसे ही फास्ट लिगेंड फास्ट रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, वो क्या करेगा, डिस्क बनाएगा। असेंबल करने के बाद ये डिस्क कॉम्प्लेक्स बना देगा, ठीक है, जिसमें सब आपस में असेंबल हो गए हैं। अब क्या होगा, ये जो डोमेन था यहाँ पे, अब आगे देखो यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा एक्टिविटी था, ये कैस्पेज जो है ये यहाँ पे अगेन क्या करेगा, जैसा पीछे आपको दिखाया था कौन सी स्लाइड में, यहाँ पे दिखाया था ना कि एक्टिवेट करने के लिए खुद को क्या करते हैं, ये लार्ज और स्मॉल सब यूनिट ऐसे ऐसे आता है, साइड बाय साइड ये स्मॉल सब यूनिट को अरेंज कर लेते हैं और तब ये एक्टिव होते हैं। लाइकवाइज यहाँ देखो इसमें भी ये यही काम कर रहे हैं, इस वाले डायग्राम में भी ये यही काम कर रहे हैं। देखो यहाँ पे भी ये जो ग्रीन, लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन है, ये एक दूसरे के पास पास आ गए हैं और ये यहाँ पे एक्टिव हो गए हैं। तो ये जैसे ही कैस्पेज यहाँ पे एक्टिव हुआ, कैस्पेज 8 जो एक्टिव होगा वो क्या करेगा, वो एग्जीक्यूशनर कैस्पेजेस को एक्टिवेट करेगा और वो प्रोसेस कॉज करेगा। और बाय द टाइम ये किलर लिम्फोसाइट अपना लिगेंड लेके चल पड़ेगा कि भाई चलो हमारा तो काम हो गया, हमें सिर्फ यहाँ पे एक्टिवेट करना था इनको, इस पाथवे को, ठीक है। तो ये सेम चीज यहाँ पे ये कर रहे हैं। तो ये देखो इंट्रिंसिक पाथवे में आपने पढ़ा ना, प्रो कैस्पेज 8 जो है वो कैस्पेज 8 में कन्वर्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे लीगेंड रिसेप्टर बाइंडिंग होती है। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे अकर्स फ्रॉम लीगेंड रिसेप्टर बाइंडिंग, इंट्रिंसिक पाथवे इज अ रिजल्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल रिलीज, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो चीजें प्रेजेंट होती हैं वो जब रिलीज होती हैं तो आपको इंट्रिंसिक पाथवे मिलता है, इसीलिए उसको इंट्रिंसिक बोलते हैं। अंदर ही अंदर काम चल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, अंदर अंदर सारे काम कर रहा है, एपोप्टोसिस कॉज करा रहा है, इसलिए इंट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक, बाहर से हमको हेड चाहिए, बाहर से हमने लीगेंड मंगाए, हमारे पास रिसेप्टर थे, तो यहाँ देखो एग्जैक्टली वही चीज हम समझ रहे हैं कि बाहर से किलर लिम्फोसाइट आ रहा है लीगेंड लेके
और यहाँ पे रिसेप्टर अपने पास है इनके पास जिस सेल की डेथ करानी है। तो ये आपस में जब बाइंड करेंगे तो इनको सिग्नल मिलेगा कि हम डेथ करा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेल की फिर फाइनली लीगेंड रिसेप्टर जो है वो अपना लीगेंड और सेल जो है वो अलग अलग हो जाएंगे और अपोप्टोसिस होगी टारगेट सेल की। ठीक है, यहां तक का पॉइंट समझ में आ गया? कुछ क्वेरी तो नहीं है? बिकॉज ये बहुत इंटरेस्टिंग और इजी चैप्टर है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो आपको पढ़ने के बाद ना समझ आए, मतलब ये उस टाइप का चैप्टर है। फिर आता है आपको यहाँ पे एक टेबल दिखाई जा रही है, जो टेबल बहुत क्रूशियल है। ये टेबल मैंने तभी बोला, ये बहुत सारी अलग अलग बुक से लिया गया। टेबल क्यूबी से ली गई है, दिस इज फ्रॉम क्यूबी। तो सभी जहां जहां से जो जो ज्ञान था वो आपको इकट्ठा करके दिया गया है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन जो है ये यहाँ पे फिर हम लोकेशन देख रहे हैं कहाँ प्रेजेंट होता है, इसके फंक्शन क्या होते हैं और ये रोल क्या करते हैं प्ले अपॉप्टोसिस में। कौन एक्टिवेटर है, कौन इनहिबिटर है? इनहिबिटर में सिर्फ आपके पास एक ही इनहिबिटर है और वो कौन से हैं? एंटी अपॉप्टोटिक BCL2 फैमिली के रिसेप्टर्स मेंबर्स, जिसका नाम होता है BCL2 और BCLXL। सिर्फ ये दोनों एंटी अपॉप्टोटिक हैं, बाकी सारे आपको प्रो अपॉप्टोटिक के एग्जाम्पल्स हैं। तो याद रखना तो बहुत आसान हो गया, यही से पता लग गया। तो यहाँ देखो, डेथ रिसेप्टर्स जो होते हैं वो फास्ट भी हो सकता है, TNFR भी हो सकता है। तो ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर्स जो होते हैं तो वो मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ये नहीं पूछा जाएगा। ये क्या काम करते हैं ये पूछा जा सकता है, तो ये ऑब्वियस है एक्टिवेशन करेंगे। फिर यहाँ पे इनिशिएटर कैस्पेज जो होते हैं, मैंने आपको बोला था एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इनिशिएटर कैस्पेज और इफेक्टर कैस्पेज के एग्जाम्पल्स का। इनिशिएटर कैस्पेज 8 और 9 होते हैं, इफेक्टर जो होते हैं वो 3 होते हैं। तो ये मैंने आपको कहीं स्टार्टिंग में आज की क्लास में बताया था ना, इनिशिएटर और इफेक्टर कैस्पेज के बारे में। कहाँ बताया था? यहाँ बताया था। ये देखो, इनिशिएटर 8 और 9 होते हैं और यहाँ पे आपको देखो इफेक्टर 3, 6, 7 होते हैं। तो जैसे वही सेम चीज की यहाँ पे टेबल लिखी गई है, ठीक है। 8 और 9 होते हैं और यहीं पे मैं लिख देती हूँ 6 एंड 7 भी जो है इसी के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये सारे प्रोमोटर्स हैं। साइटोक्रोम C माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया के, और ये क्या करता है? ये भी प्रमोट करता है, एपोप्टोसोम बनाने में मदद करता है। FF1 साइटोसोल में प्रेजेंट होता है और ये एपोप्टोसोम में पार्टिसिपेट करता है, ये भी प्रमोट करता है एपोप्टोसिस को। एंटी एपोप्टोटिक BCL2 फैमिली, BCL2 BCLXL माइटोकॉन्ड्रिया और ER में प्रेजेंट होता है, ये रेगुलेट करता है साइटोक्रोम C की रिलीज को, ठीक है। ये इनहिबिटरी इफेक्ट शो करते हैं। प्रो एपोप्टोटिक फैमिली BCL2 की बैक्स और बैक माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होगा और यहाँ पे ये रिलीज करेगा साइटोक्रोम C को और अपोज करेगा BCL2 और BXL को। यानी कि एंटी अपॉप्टोटिक और प्रो अपॉप्टोटिक ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट काम करेंगे, नाम से भी पता चल रहा है। एक प्रो है और एक एंटी है, तो ये याद रखने का है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभी स्टेटमेंट बेस्ड नहीं होता, डायरेक्ट नहीं होता, कभी कभी घुमा के भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, बस इतना पता होना चाहिए कि कौन सा एक्टिवेटर है, कौन सा इनहिबिटर है, आप इजीली उसको सॉल्व कर लोगे। BH3 प्रोटीन जो बिट बिम प्यूमा नॉक्सा होता है, ये क्या है? ये साइटोसोल एंड माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं और ये अपोज करते हैं एंटी एपोप्टोटिक BCL फैमिली को। तो इनको अपोज करने का काम ये दोनों मिलकर करते हैं, ठीक है, और ये भी प्रमोट करेंगे एपोप्टोसिस को। तो आई होप यहां तक क्लियर है आपको बातें। ये चीज मैंने कल आपको समझाई थी, एक बार फिर से थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगी। यहाँ पे DNA का डैमेज होता है, डबल स्ट्रैंडेड DNA डैमेज होता है और उसके बाद ये क्या करता है? P53 से रिलेटेड ये पॉइंट है कि P53 जो होता है वो प्यूमा नॉक्सा प्रोटीन को रिलीज करता है और ये दोनों प्रोटीन जो होते हैं प्रो अपॉप्टोटिक होते हैं और ये अपॉप्टोसिस कॉज करता है। तो P53 का काम जो होता है प्रो अपॉप्टोटिक है ये, मतलब ये एंटी अपॉप्टोसिस नहीं है, ये अपॉप्टोसिस कॉज करने के काम आता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को मैंने लिया है क्यूबी से। तो क्यूबी में ये क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत बार आया है। ये देखने में नहीं लगता कि ये इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन ये इम्यूनोलॉजी में पूछा जाता है। तो यहाँ पे प्रोपीडियम आयोडाइड जो मैंने आपको बताया था एक फ्लोरेसेंट डाई है जो कि फ्लैट होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है और ये क्या करता है? ये रिंग्स लिखा होगा, ये रिंग्स ऑफ द DNA के, जो भी DNA होता है DNA के अंदर, DNA में ये इंटरकलेट कर जाता है, ठीक है। और इसीलिए ये जो जितने भी यहाँ इस तरफ इंटरकलेट करना शुरू करेगा और ये क्या करेगा? ये क्वांटिटेटिव मैनर में हमको इजीली दिखाई, मतलब यहाँ पे इंटरकलेशन शो करेगा। जितना ज्यादा DNA उतना ज्यादा PI इंड्यूस उसमें ऐड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसी से रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट लगाया गया जिसमें ये देखा गया कि PI जो है वो किस तरीके से DNA के अंदर इंटरकलेट करता है। और अगर सेल साइकिल या एपोप्टोसिस को हमें पढ़ना हो तो हम PI को ऐड करके हम सेल साइकिल और एपोप्टोसिस पढ़ सकते हैं फैक्स मशीन के थ्रू। कैसे? ये जो है, ये जो आपको रिजल्ट दिखाया जा रहा है ये फैक्स का ही डेटा है। फैक्स के थ्रू ये इन्होंने कैसे किया, इन्होंने देखो दिखाया कि कैसे हम मान लो कि कितनी बार सेल डिवाइड कर रहा है वो देखते हैं। तो यहाँ स्टार्टिंग में 0 से लेकर के यहाँ तक जो है ना ये एपोप्टोटिक सेल्स हैं,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको डीएनए का कंटेंट कुछ खास दिखाई दे नहीं रहा। यहाँ पे G0 G1 में क्या होता है, डीएनए का कंटेंट यहाँ पे डिप्लॉइड क्रोमोसोम कंटेंट है, ये ज्यादा है, उसके बाद फिर एस फेज में कम होता है, और यहाँ पे ये जो है ये G2 और M फेज में फिर उससे कम होता है, मतलब इन दोनों के बीच का होता है एस फेज में। तो अगर हम समझने की कोशिश करें तो आपको डायग्राम जो है एज इट इज दिया जाएगा, आपको सिर्फ ये फेजेस पूछी जाती है कि ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट क्या है। आपको इसमें ABCD करके लिखा हुआ होगा, आपको बस पता होना चाहिए कि कौन सी फेज क्या है। तो ये जो है, ये जो सबसे हाईएस्ट पीक होगी वो G0 और G1 फेज में होगी। यहाँ पे डिप्लॉइड क्रोमोसोम कंटेंट होता है इसलिए, और यहाँ पे जो डबल डिप्लॉइड सेल्स या क्रोमोसोम्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं G2 to M में, और यहाँ बीच में एस फेज होता है। ये सेल बायोलॉजी में भी एक चैप्टर है जिसमें सेल साइकिल में ये पूछा जाता है, ये सेल साइकिल का भी क्वेश्चन है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन जो है दोनों तरीके से पूछा जाता है। तो प्रोपीडियम आयोडाइड को यहाँ पे आप ये लगा लो कि यहाँ तक का जो डायग्राम है बिल्कुल सेम है, हर जगह आपको हमेशा ऐसे ही मिलेगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो समझ लो कि टॉप पीक जो होगी G0 G1 की होगी, एस फेज जो होगा इन बिटवीन होगा, और G2 M जो होगा वो थोड़ी सी छोटी फेज पीक देगा। और ये जो डायग्राम है ये एज इट इज हर बार रहेगा। यहाँ प्रोपीडियम आयोडाइड का लेना देना सिर्फ इस चीज से है कि प्रोपीडियम आयोडाइड जो है वो डीएनए के मतलब जो डबल हेलिक्स है उसमें जाकर के इंटरकलेट कर जाता है, और हम उसकी वजह से हमें पीक्स, ये जो जिस तरह की पीक देखने को मिल रही है ये देखने को मिलती है। और स्टार्टिंग वाले जो सेल्स होते हैं वो बेसिकली अपोप्टोटिक सेल्स होते हैं। तो ये सेम डायग्राम कई बार पूछा गया है, तो आपको उसको अच्छे से आंसर करना है। अब यहाँ पे आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी जो है ये नॉर्मली कहाँ प्रेजेंट होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर। इट इज रिलीज्ड इनटू द साइटोप्लाज्म ड्यूरिंग, ऑब्वियस है अपोप्टोसिस के टाइम पे ये रिलीज होता है, अभी जस्ट पढ़ाया, तो इसका सही आंसर अपोप्टोसिस है। नेक्रोसिस में नहीं होगा, सेल डिफरेंशिएशन में नहीं होगा, सेल प्रोलिफरेशन में भी नहीं होगा, ठीक है। Likewise, BCL2 and BAX proteins are involved in apoptosis are, कौन से प्रोटीन्स हैं ये, BCL2 and BAX, BCL2 proteins and BAX proteins, any idea? D, good, very good। तो ये एंटी अपोप्टोटिक और प्रो अपोप्टोटिक है, ठीक है। तो इट मीन्स कि आप लोगों ने क्लास को बहुत ध्यान से पढ़ा है, वेरी गुड। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्यूमर सप्रेसर जीन कॉजेज अपोप्टोसिस, गुड। वेरी गुड, इसका आंसर क्या है, P53। अभी इसलिए ये डायग्राम दोबारा दिखाया गया है ताकि आप भूल ना जाओ, तो आपको याद रहेगा ये। लास्ट क्वेश्चन चलो देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग जीन इज इन्वॉल्व इन एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस करवाने के लिए पूछ रहे हैं ये, कैस्पेजेस, ये एपोप्टोसिस कॉज करने में मदद करते हैं ना, नहीं, ये चेंज क्यों जा रहा है, कैस्पेजेस CLY2 APC BX, ये तो हम लोगों ने कहीं पढ़ा ही नहीं ना अभी तक एपोप्टोसिस के लिए। तो यहाँ पे कैस्पेज जो है वो क्या है, वो कैस्पेज एंजाइम है, जीन से ही रेगुलेट होता है ना, तो ये बेसिकली इसीलिए, तभी तो ये जो जीन का प्रोडक्ट है तो ये पहले प्रो कैस्पेज बनता है फिर कैस्पेज बनता है, ठीक है। तो कभी भी कोई भी चीज चाहे वो एंजाइम ही क्यों ना हो, हर एंजाइम जो है वो जीन से ही कोड होता है, ठीक है। एवरी एंजाइम इज प्रोटीनेशियस इन नेचर, एवरी प्रोटीन इज नॉट एन एंजाइम बट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स कहाँ से बनते हैं, जीन से ही बनेंगे, क्योंकि ट्रांसलेशन होगा तभी प्रोटीन बनेगा। तो कैस्पेज जो है इट्स अ काइंड ऑफ जीन, दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम किया गया था, बिकॉज कभी कभी ऐसा याद नहीं रहता ये सारी चीजें, तो हम गलती भी करते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आई होप आपको आज की क्लास में कुछ और डाउट नहीं है, अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आज के लिए बस इतना ही। क्लियर है मैम? ऑल राइट, ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट गाइस, टेक केयर।